हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं पुनः आपके सामने हाजिर हूँ एक नए उपन्यास के साथ। हालांकि है तो ये पुराना उपन्यास, लेकिन मेरे चैनल के लिए नया ही है। इस उपन्यास का नाम है वेद प्रकाश शर्मा जी का उपन्यास भगवान नंबर 2। देश प्रेम में डूबी हुई एक खूनी दास्तान, जैसे कलम के जादूगर वेद प्रकाश शर्मा ने अपनी जादू भरी लेखनी से संवारा है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और प्रारंभ करते हैं वेद प्रकाश शर्मा भगवान नंबर 2। देखो रेनू, वह रहा अपना सचिन, कैसा जच रहा है साला। विमान की सीढ़ियां उतरते एक बेहद आकर्षक युवक की तरफ इशारा करते हुए सुंदर चीखा। एयरपोर्ट के वेटिंग फ्लोर पर खड़े अन्य व्यक्तियों ने अजीब से अंदाज में उन दोनों की तरफ देखा। सुंदर लोगों की नजरों से बेखबर प्रफुल्लित सा होकर विमान से अंतिम यात्री के रूप में उतर रहे युवक को देखता हुआ बराबर उछलता हुआ चीख रहा था। अपनी तरफ उठती लोगों की उपहास भरी नजरें और मुस्कुराहट देखकर रेनू अपने पति की हरकत पर झेप सी रही थी। अपनी इस झेप को कुछ कम करने के उद्देश्य से रेनू ने सुंदर से अपेक्षाकृत धीमे स्वर में कहा, आपके यह दोस्त मिलिट्री ऑफिसर ही है ना? तुम्हें कुछ शक है? नहीं, रेनू मुस्कुराई। मिलिट्री ऑफिसर का नाम आते ही जेहन में मिलिट्री की काई रंग की वर्दी पर सजे ढेर सारे तमगे और सितारे, सिर पर शेर सिंह से युक्त कैप और पैरों में भारी भरकम जूते पहने लंबा चौड़ा व्यक्तित्व सामने आ जाता है। लेकिन आपके यह दोस्त तो सूट टाई और बेल्ट हैट में बिल्कुल बम्बैया हीरो लग रहे हैं। सुंदर ने जोरदार ठहाका लगाया, बोला, बम्बैया हीरो बताकर मेरे दोस्त की अहमियत कम मत करो रेनू। छोटी मोटी हैसियत का नहीं है अपना यार, मिलिट्री इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा जासूस है। कितनी बार बताओगे यह बात? जब तक तुम्हारे भेजे में पूरी तरह समा नहीं जाएगी। इससे पहले कि रेनू कुछ कहती, पीछे से सुंदर के सिर पर एक जोरदार चपत के साथ एक कड़कदार आवाज आई, अबे ओ, मेरी भाभी पर क्यों अपना पुलिसिया रोब गांठ रहा है? सुंदर पलटकर उससे लिपट गया, उसे कसकर अपनी बाहों में भींचता हुआ बोला, साले, एक तो तेरी वकालत कर रहा था और उस पर तू मुझे ही डांट रहा है। कुछ भी हो, सचिन सिंह की भाभी पर अब किसी का रोब नहीं चलेगा। कहते हुए सचिन ने भी उसे कस लिया। कुछ क्षण यूं ही लिपटे खड़े रहे दोनों दोस्त। इस पोज को तोड़ा सचिन ने, अबे हटेगा भी अब, जरा हमें भी अपनी भाभी से दुआ सलाम करने दे। इसके साथ ही सचिन उसे हटाकर रेनू की तरफ बढ़ गया। रेनू के सामने पहुंचकर सचिन ने अपनी दाईं आंख एक विशेष अंदाज में दबा दी। सचिन की यह हरकत रेनू के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित थी। एकदम सकपका सी गई वहां। अभी अपनी इस स्थिति से उबर भी न पाई थी कि सचिन ने अपना चेहरा उसके चेहरे पर झुका दिया। साथ ही नाटकीय अंदाज में बोला, इस नाचीज का आदाब कबूल कीजिए भाभी जान। रेनू अपने चेहरे पर सचिन की गर्म सांसें महसूस करके हड़बड़ाकर एकदम पीछे हट गई। बंदा पसंद नहीं आया भाभी जान? सचिन ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं तो? इसका मतलब बंदा आपको पसंद है? सचिन ने चुटकी ली। रेनू पर कोई जवाब न बना। जाने क्यों सचिन का यह व्यवहार उसे कुछ परेशान सा कर रहा था। वह यह निर्णय नहीं कर पा रही थी कि सचिन की इन हरकतों के पीछे कौन सी भावना काम कर रही थी, गंदी अथवा दोस्त की पत्नी के लिए निश्चल स्वच्छंद मजाक की भावना। अपनी सोच में गुम थी रेनू। ले बेटे सुंदर, मैंने तेरा पत्ता तो साफ किया। सचिन की आवाज ने उसकी सोच तोड़ा। अब तू अपनी तलाश नए सिरे से जारी कर दे। भाभी जान को तो ये बंदा पसंद है। अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा यह पाजी? सुंदर हंसता हुआ बोला। रेनू को सचिन और सुंदर का यह मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आज बेमतलब की बातों से ही पेट भरने का इरादा है क्या, या घर जाकर खाना भी खाना है? रेनू ने तनिक झुंझलाकर कहा, हमारी इन बातों से तो बचपन में हम दोनों के घर वाले भी दुखी थे भाभी। सचिन तुरंत बोला, वैसे खाने का नाम आते ही पेट में मोटे मोटे चूहे डिस्को करने लगे हैं। चल यार, अपनी बाकी बकवास घर पर करेंगे। वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि रास्ते में ही अपने पेट के लिए कुछ दवा वगैरह ले लेना।
क्यों? क्योंकि तेरी भाभी खाना इतना बेहतरीन बनाती है कि ज्यादा खाने की वजह से मेरा तो रोज पेट भारी रहने लगा है। गनीमत है बेटे कि पेट ही भारी रहता है। अगर गलती से एक बार भी पैर भारी हो जाता तो लेने के देने पड़ जाते। सचिन की इस बात पर चाहकर भी अपनी हंसी न रोक सकी रेनू। साथ ही वह कुछ शर्मा गई। गर्दन नीचे झुकाकर वह लगातार काफी देर तक हंसती चली गई। यूं ही हंसते हुए तीनों एयरपोर्ट के निकासी गेट की तरफ चल दिए। सचिन के हाथ में केवल एक छोटा सा ब्रीफकेस था। उन दोनों पर कोई सामान नहीं था। तभी अचानक एक व्यक्ति ने सचिन के नजदीक आकर कहा, सर आपकी कॉल है। मेरी? चौंकता हुआ सचिन बोला, यस सर। उस व्यक्ति का स्वर बेहद सम्मानपूर्ण था। कहाँ से? सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम। अच्छा चलो। सुंदर और रेनू की तरफ देखता हुआ सचिन बोला, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आया। बिना उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए सचिन तेजी से उस व्यक्ति के पीछे चल दिया। सुंदर और रेनू सचिन के लिए अनजान इस शहर में किसी की कॉल सुनकर कुछ असमंजस में अवश्य पड़ गए थे। हेलो मिस्टर सचिन, आप कौन बोल रहे हैं? आपका शुभ चिंतक। शुभ चिंतकों के नाम भी हुआ करते हैं, हमारा भी है, मगर फिलहाल बताएंगे नहीं। मिस्टर शुभ चिंतक, अपना मतलब बोलो। फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अगर इस तरह मेरा समय बर्बाद करोगे तो मैं रिसीवर रख दूंगा। नहीं मिस्टर सचिन, ऐसी गलती मत करना। दरअसल ऐसी गलती करने पर तुम्हें जबरदस्त घाटा होगा। ऐसा घाटा जिसे तुम्हारी आत्मा भी पूरा न कर सकेगी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नफे नुकसान की परवाह नहीं की। शायद इसीलिए मैं हमेशा नफे में ही रहा हूँ। खैर, यह अपना अपना जीने का तरीका है मिस्टर सचिन। फिलहाल हम काम की बात पर आते हैं। ब्लू टार्च का सौदा करोगे? ब्लू टार्च? कैसी ब्लू टार्च? सचिन बुरी तरह चौंका। तुम अच्छी तरह समझ रहे हो, दूसरी तरफ से कहा गया। चौंक केवल इसलिए रहे हो कि इतनी सीक्रेट ब्लू टार्च के बारे में हमें कैसे पता चल गया, है ना? जाने आप क्या बकवास कर रहे हैं मिस्टर शुभचिंतक, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बेहतर यह नहीं होगा कि आप साफ शब्दों में बताएं कि आप कहना क्या चाहते हैं? खुद को अनजान दिखाने की बेवकूफाना चेष्टा मत करो। दूसरी तरफ से गुर्राहट उभरी। ओफो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, सचिन ने कहा। मजबूर होकर मुझे फोन बंद करना पड़ेगा। ब्लू टार्च का नाम आने के बाद भी आप फोन बंद कर सकेंगे मिस्टर सचिन? तुम चाहते क्या हो? ब्लू टार्च? मैं किसी ब्लू टार्च के विषय में कुछ नहीं जानता। एक बार फिर सोच लो, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। दूसरी तरफ से स्वर उभरा। साथ ही उसे हासिल करने में हर प्रकार की मदद भी। मेरी समझदारी बहुत छोटी है, उसमें तुम्हारी यह ज्ञान भरी बातें कुछ फिट नहीं हो रही हैं। अच्छा, तो अब जल्दी ही फिट हो जाएंगी। कहने के बाद दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। रिसीवर हाथ में लिए सचिन ठगा सा खड़ा रह गया। क्या सोचने लगे सचिन? पीछे से सुंदर की आवाज उभरी। कुछ नहीं। रिसीवर रखकर वह एकदम मुड़ गया। चलो घर चलते हैं। किसका फोन था? मिलिट्री हेडक्वार्टर से आया था। हेडक्वार्टर वालों को कैसे पता चल गया कि तुम इस समय एयरपोर्ट पर हो? सुंदर ने जिज्ञासा प्रकट की। मिलिट्री इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट ऐसा है कि उसे अपने हर व्यक्ति के विषय में मालूम होता है कि वह कब कहाँ होगा, सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे अपनी पुलिसिया डिपार्टमेंट न समझो। किस लिए आया था? लखनऊ में ठहरने का स्थान बताने के लिए। क्या मतलब? सुंदर ने आंखें निकाली। अरे भाई, नाराज क्यों होता है? मैंने तो उनसे पहले ही कह दिया है कि मैं यहाँ पुलिस महकमे के एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर के यहाँ ठहरूंगा। सुंदर और रेनू दोनों एक साथ हंस पड़े। एयरपोर्ट के बाहर सुंदर की सरकारी जीप खड़ी थी, जिसमें बैठकर तीनों रूपनगर स्थित सुंदर की कोठी पर पहुंचे। कोठी शानदार थी। उसे देखकर सचिन कहे बिना न रह सका। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, तुमने कोठी और बीवी दोनों ही जानदार मारी हैं। जीप से उतरते हुए सुंदर कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। अंदर आने के बाद रेनू कपड़े बदलने के बाद किचन में घुस गई। सचिन और सुंदर इजी ड्रेस में आने के बाद
बेड पर ढेर होकर बतियाने लगे। अच्छा सुंदर, यह तो बता यार, तूने हमारी इतनी प्यारी भाभी मारी कहाँ से? बस यार, यह सब किस्मत के सौदे हैं, लेकिन तेरी किस्मत तो एकदम ही चमकी सुंदर। मैंने तुझे लेटर में सब कुछ लिखा तो था। सब कुछ नहीं, कुछ लिखा था। ऐसी बात है तो सब कुछ पढ़ने दे, तब भाभी के विषय में और इस कोठी में लगने वाले एक एक पैसे का हिसाब लूंगा। सचिन मुस्कुराता हुआ बोला। मैं कहीं नहीं पकड़ा जाऊंगा, हिसाब बिल्कुल साफ है। तभी रेनू नाश्ता लेकर आ गई। रेनू को देखते ही सचिन बोला, अभी तो भाभी से भी पूछूंगा कि वह तुम जैसे घोंचू के हाथ कैसे लग गई। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने के अलावा और कर भी क्या सकती है? क्या मतलब? सचिन ने बुरा सा मुंह बनाया। अभी तेरे हाथ कोई नहीं लगी ना, इसलिए तुझे जलन हो रही है। अबे ओ, सचिन गुर्राकर उस पर झपटा। सुंदर बेड पर ही दूसरी तरफ पलटी खाता हुआ बोला, सच सुनकर अब हाथापाई पर उतर आया। अच्छा बेटे, कोई बात नहीं, तेरे सच तो मैं भी भाभी को बताऊंगा। किसी दिन ये ही तुझे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ ले जाएंगी। मैं क्या क्या करता हूँ यह अच्छी तरह जानती है। इसका मतलब भ्रष्टाचार में तूने भाभी को भी शरीक कर रखा है। तू ऐसा ही समझ ले। अच्छा यह बता, तेरा यहाँ यानी लखनऊ ट्रांसफर कब हुआ? अभी महीना भर भी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ आने के बाद पहला पत्र तुझे लिखा था। एक लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात शायद लखनऊ ही होनी थी। तेरा लखनऊ आने का प्रोग्राम उसी फौजी वैज्ञानिक वाले केस के लिए बना है ना? तूने अपने पत्र में लिखा था कि किसी ब्लू टार्च का चक्कर है। सुंदर ने पूछा। हाँ, बिल्कुल वही चक्कर है जिसने हमें चक्कर में डाल दिया है। ये ब्लू टार्च क्या भला है? मैंने इसके विषय में पत्र में लिखा तो था। उसमें तो केवल इतना ही लिखा था कि एक युवा फौजी वैज्ञानिक ने किसी ब्लू टार्च का महत्वपूर्ण आविष्कार किया था। बाद में उसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु के साथ ही वह ब्लू टार्च भी गायब हो गई, जिसको हासिल करने का काम तुझे सौंपा गया है। यह भी तुझे केवल इसलिए पता चल गया क्योंकि मैं तुम में और अपने में कोई फर्क नहीं समझता, सचिन ने कहा, वरना यह पूरे देश में गिनती के 2-4 व्यक्तियों को ही मालूम होगा। ऐसी क्या खास बात है इसमें? सुंदर ने उत्सुकता से पूछा। देश की सुरक्षा का मामला है, जरा हम भी तो सुने। नियत तो ठीक है ना तेरी? सचिन मुस्कुराता हुआ बोला। सुंदर ने आंखें तरेरी। क्या मतलब? मतलब यह कि इस गोपनीय सूचना को देश से बाहर पहुंचाकर मोटी कमाई करने का इरादा तो नहीं है तेरा? गोया कि अब हम पर जनाब शक भी करने लगे, सुंदर ने कृत्रिम गुस्सा प्रकट करते हुए कहा। नहीं सुंदर, सचिन एकदम भावावेश में बोला, यह तो मैंने मजाक किया था। तुझे शक की नजरों से देखने से पहले तो मैं अपनी आंखें फोड़ना पसंद करूंगा पगले। गाली देकर अब मस्का लगाता है साले। यह सच है सुंदर, मेरी जिंदगी में एक तू ही ऐसा शख्स है जिस पर मैं अपने से ज्यादा विश्वास कर सकता हूँ। मैंने उस ब्लू टार्च के बारे में पूछा था, अपने बारे में नहीं। उस फौजी वैज्ञानिक सतीश दीवान ने एक ऐसी टार्च का आविष्कार करने में आंशिक रूप से सफलता हासिल कर ली थी जिससे बर्फ ऐसे हटता चला जाता है जैसे प्रेशर एयर से धूल हटती चली जाती है। हमारे देश की सीमा का एक बहुत बड़ा भाग 12 महीने बर्फ से ढका रहता है, जिससे हमारे सीमा प्रहरियों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। हमारे जवानों की इस मुसीबत को मद्देनजर रखते हुए ही उस युवा फौजी वैज्ञानिक ने इस टार्च का सफल परीक्षण कर लिया था। मैंने उसके इस प्रयोग को आंशिक रूप से सफल इसलिए कहा क्योंकि वह अभी तक केवल इतनी सफलता हासिल कर पाया था कि उस टार्च की किरणों से कम दूरी तक का ही बर्फ हट सकता था। उसकी रेंज को बढ़ाते ही उसके सेल ब्लास्ट हो जाते थे, परंतु रेंज ज़्यादा बढ़ने पर भी सेल ब्लास्ट ना हो यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। इस समस्या को तो कोई साधारण सा छोटा सा वैज्ञानिक भी दूर कर सकता था, परंतु मुसीबत यहाँ आ पड़ी कि ब्लू टार्च के फार्मूले की सफलता के साथ ही उसकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। इसमें देश की सुरक्षा और गोपनीय रखने का विषय क्या है? सुंदर ने पूछा। अगर यह फार्मूला दुश्मन देश के हाथ लग गया तो हमारे देश की सामयिक स्थिति को बहुत बड़ा खतरा पहुंच सकता है। उदाहरण के तौर पर सियाचिन ग्लेशियर पर
इस समय हमारा कब्जा है, लेकिन पाकिस्तान उस पर कब्जा करने के लिए हर वक्त घात लगाए बैठा रहता है। अगर ब्लू टार्च का फार्मूला उसके हाथ लग गया तो सियाचिन पर पहुंचना उसके लिए दुर्गम नहीं रह जाएगा। उस क्षेत्र में किसी भी सेना के लिए बर्फ ही एकमात्र समस्या खड़ी किए रहता है। उस पर विजय पाने का अर्थ है दुश्मन पर विजय पा लेना, और कोई भी दुश्मन देश उस ब्लू टार्च को पाने की मुंहमांगी कीमत दे सकता है। तो बर्फ को हटाने वाली उस विशेष टार्च का ही नाम ब्लू टार्च रखा गया है। हाँ, ब्लू टार्च को हासिल करना हमारी फौज के लिए महत्वपूर्ण है दोस्त, सचिन ने उत्साहित होकर कहा। अगले दिन सचिन टैक्सी से गांधीनगर स्थित प्रताप सिंह दीवान के बंगले पर पहुंचा। तेजी से दौड़कर एक नौकर ने टैक्सी का गेट खोला। टैक्सी का पेमेंट देने के बाद सचिन बोला, दीवान साहब कहाँ हैं? आप हॉल में बैठिए और अपना कार्ड दे दीजिए, मैं साहब को जाकर देता हूँ, नौकर ने बेहद सम्मानित अंदाज में कहा। सचिन ने कोट की जेब से विजिटिंग कार्ड निकालकर नौकर को दे दिया। वह उसे लेकर अंदर चला गया। सचिन गेट खोलकर ड्राइंग हॉल के कीमती सोफे की एक कुर्सी पर धंस गया। 2 क्षण बाद ही उसके सामने पानी का गिलास आ गया। अभी उसने पानी पीकर गिलास टेबल पर रखा ही था कि कॉफी का प्याला और नाश्ता लाकर रखा गया। सचिन बंगले के इस रीति रिवाज से बेहद प्रभावित हुआ। कॉफी के उसने मुश्किल से 2-4 घूंटे ही भरे थे, तभी हॉल के अंदर वाले गेट से बंद गले का क्रीम कलर का सूट, गले में मोतियों की माला पहने और सिर पर राजस्थानी साफा बांधे एक अधेड़ से आकर्षक व्यक्ति ने प्रवेश किया। सचिन कॉफी का प्याला रखकर खड़ा हो गया। हमें प्रताप सिंह दीवान कहते हैं। इसके साथ ही उसने सचिन की तरफ दायां हाथ बढ़ाया। सचिन ने आगे बढ़कर गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे सचिन सिंह कहते हैं। बैठिए, दीवान साहब ने बेहद शालीनता पूर्वक कहा। थैंक यू। सचिन बैठ गया। दीवान साहब ठीक उसके सामने बैठ गए। आप मिलिट्री इंटेलिजेंस के जासूस मिस्टर सचिन सिंह हैं? जी हाँ। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं आपके बेटे कैप्टन सतीश दीवान के केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ। उसी विषय में आपसे कुछ जानकारी और कैप्टन सतीश के कमरे को देखने की इजाज़त चाहता हूँ। आप हमसे क्या जानकारी चाहते हैं? क्या कैप्टन सतीश ने आपसे कभी किसी ब्लू टार्च का जिक्र किया था? उसका एक पत्र आया था, उसमें किसी ब्लू टार्च के आविष्कार का जिक्र किया था। क्या लिखा था उसमें? सिर्फ इतना कि उसने एक ऐसी ब्लू टार्च का सफल प्रयोग कर लिया है जिससे हमारी फौजों के लिए बर्फ के पर्वतों के बीच रास्ते बनाने का काम बहुत जल्दी और सरल हो जाएगा। हाँ, आने के बाद उन्होंने वह ब्लू टार्च आपको दिखाई थी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके आने के बाद ही एक लड़की को लेकर मेरा उससे मतभेद हो गया था। वह मेरी मर्जी के खिलाफ उससे शादी करना चाहता था। फिर वही हुआ जो हम नहीं चाहते थे। मतभेद के कारण ना तो हमने ही उससे ब्लू टार्च के विषय में बात की और ना ही उसने। इस बीच हमारी बोलचाल बिल्कुल बंद रही। आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरी पत्नी, छोटा लड़का और आगे कुछ कहते हुए दीवान साहब रुक गए। उनकी आंखों में ढेर सारा दर्द सिमट आया। और सचिन ने उन्हें सवालिया नजरों से घूरा। भर्राए हुए स्वर में दीवान साहब ने कहा, और हमारी बहू भी हमारे पास होनी चाहिए थी, जो नहीं है। हमने बेटे की मौत पर तो सब्र कर लिया, परंतु अपनी बहू के खोने का सब्र नहीं होता मिस्टर सचिन। सॉरी दीवान साहब, मैंने आपका दिल दुखाया। नहीं बेटे, दीवान साहब भावुक से होकर बोले, जो दिल मर चुका है वह क्या दुखेगा? आप निराश ना हो दीवान साहब, एक न एक दिन आपकी बहू मिल जाएगी। हम तमाम कोशिशें करके हार चुके हैं, परंतु उसका कहीं पता नहीं चला। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। दीवान साहब कुछ न बोले, केवल शून्य में ताकते रहे। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं कैप्टन सतीश का कमरा देख सकता हूँ? सचिन हिचकता हुआ सा बोला। श्योर, दीवान साहब खड़े होते हुए बोले, आइए। सचिन उनके पीछे पीछे चल दिया। दीवान साहब सचिन को लेकर हॉल के ठीक सामने वाले कमरे की तरफ बढ़ गए। दरवाज़ा खोलकर
उसमें प्रविष्ट होते हुए बोले, यह था सतीश का कमरा, लेकिन इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? हम इसका चप्पा चप्पा देख चुके हैं। ओह, सचिन ने कहा, क्या आपको भी कैप्टन सतीश से किसी चीज की तलाश थी? नहीं तो, कुछ हड़बड़ा से गए दीवान साहब। अचानक सचिन की नजर डबल बेड की दराज पर रखे फोटो पर पड़ी और फोटो पर नजर पड़ते ही वह बुरी तरह उछल पड़ा। फोटो में रेनू थी। रेनू, सुंदर की पत्नी। अंतरिक्ष में मंडराते दिमाग के साथ उसने सवाल किया, यह फोटो सतीश और हमारी बहू का है। सचिन को यूं लग रहा था जैसे दिमाग में ढेर सारे अनार एक साथ फूट पड़े हों। लाख चेष्टाओं के बावजूद वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। अपने दिमाग को बड़ी मुश्किल से नियंत्रित करके उसने सवाल किया, कैप्टन सतीश की शादी कब और कहां से हुई थी? 20 मार्च को, यानी कि आज से लगभग 6 महीने पहले। जी हाँ। किस जगह से? ताज होटल। उसमें गिनती के खास खास लोग ही शरीक हुए थे। शादी से पहले लड़की किस परिवार को बिलोंग करती थी? यही वह कारण था जिसकी वजह से हम उस समय उस शादी के खिलाफ थे। अफसोस भरे स्वर में दीवान साहब बोले, वह अनाथ लड़की थी। अनाथ? हाँ, उस अनाथ लड़की से जाने कैसे उसे प्यार हो गया, और प्यार भी इस हद तक कि उससे वह शादी करने का निर्णय कर बैठा। हमने बहुत प्रतिरोध किया, परंतु वह नहीं माना और हमारी इच्छा के विरुद्ध 20 मार्च को ताज होटल में शादी कर ली। शादी करने के 10 दिन बाद ही, यानी 30 मार्च को, वह उसे लेकर मसूरी चला गया, जहां से फिर लौटकर नहीं आया। और शायद हमारी बहू भी उस दुर्घटना से बच जाने के बाद इसलिए घर वापस नहीं आई क्योंकि उसने देखा था कि हम उस शादी के खिलाफ थे। परंतु वह पागल हमारे दिल के जज्बात क्या समझ सकती है? अच्छा दीवान साहब, आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर आऊँगा। कहते हुए सचिन ने उनकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। सचिन अभी जाने के लिए मुड़ा ही था कि एकाएक अधेड़ सी लेकिन स्वस्थ व खूबसूरत महिला उसके सामने आ गई। बेटे, मैंने तुम्हारी और इनकी बातें सुन ली हैं। तुम उस दुर्घटना की जांच के लिए आए हो ना, जिसने हमारा बेटा हमसे छीन लिया? उस महिला ने कहा। जी जी, यह तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा बेटा अब कोई मुझे वापस नहीं दिला सकता, लेकिन क्या तुम मेरी बहू को भी मुझे वापस नहीं दिला सकते? महिला की आवाज़ में दर्द था। इससे पहले कि सचिन कुछ कहता, महिला ने पुनः कहा, अगर तुम मेरी बहू को वापस ला दो तो मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे सकती हूँ, अपना सब कुछ। सचिन के दिमाग की अवस्था रेगिस्तान में भटकने की सी हो चली थी। भरसक चेष्टाओं के बावजूद वह इस गुत्थी को नहीं सुलझा पा रहा था कि रेनू कैप्टन सतीश की पत्नी कैसे हो सकती है। अच्छा ये बताओ भाभी कि तुम्हारी इस घोंचू से पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? 15 मई को ताजमहल में। कमाल है, तुम्हें तो यह तारीख आज भी ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। कुछ पल और तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता, रेनू ने भावावेश में कहा। सचिन हंसता हुआ बोला, चलिए दलील स्वीकार। रेनू चुप रही। सुंदर कहाँ गया है? थाने गए हैं। कब आएगा? कहकर तो यही गए थे कि थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। कोई बात नहीं, आ जाएगा। तुम जरा एकदम फर्स्ट क्लास चाय पिलाओ। अभी लाई। उसके जाने के पश्चात सचिन कपड़े वगैरह बदलने में व्यस्त हो गया। थोड़ी देर बाद रेनू चाय बनाकर ले आई। चाय लेकर सचिन ने कहा, बैठो भाभी, मैं खाने की तैयारी करती हूँ, तब तक आप वीडियो चलाकर कोई पिक्चर देख लीजिए। अरे भाभी, पिक्चर का हमारा कोई मूड नहीं है। इस समय केवल तुमसे गप्पे लड़ाने का मूड है। सचिन चाय की चुस्कियां लेता हुआ सोफे पर फैल गया। विवश होकर रेनू को बैठना पड़ा। हाँ तो 15 मई को ताजमहल में आपकी मुलाकात किस तरह हुई? सचिन ने उत्सुकता से पूछा। रेनू ने पहले टालने की कोशिश की, परंतु सचिन की जिद पर उसने बताना शुरू किया। मैं और मम्मी घूमने के लिए उसी दिन देहरादून से आगरा आए थे। उसकी बात को बीच ही में काटकर सचिन बोला, आप देहरादून की रहने वाली हैं? हाँ। आपके मम्मी डैडी अब भी वहीं रहते हैं?
डैडी नहीं है, मेरे बचपन में ही गुजर गए थे। मेरी मम्मी ने ही मुझे पाला पोसा था, अब भी वहीं रहती हैं। करती क्या है? देहरादून चर्च अस्पताल में मैट्रन है और चर्च कंपाउंड में ही रहती हैं। फिर उस दिन क्या हुआ जिस दिन आप घूमने आई थी? सचिन फिर उसी विषय पर आता हुआ बोला। रेनू ने सोचने की मुद्रा में आते हुए कहा, ताजमहल में किसी ने मम्मी के हाथ में से उनका पर्स गायब कर दिया। उस पर्स में ही हमारे सारे पैसे थे। हम परेशान होकर ताजमहल के बाहर बनी पुलिस चौकी पर गए। वहां पर उस दिन इनकी ड्यूटी लगी थी। इनकी मीन्स इंस्पेक्टर सुंदर सिंह की? सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा। रेनू को भी हंसी आ गई। चलिए तोता मैंने का किस्सा आगे बढ़ाइए। इन्होंने हमारी परेशानी सुनकर पहले तो हमारे लाख मना करने के बावजूद ताजमहल के बाहर एक होटल में खाना खिलाया। उसके बाद हमें अपनी जीप में सारा आगरा घुमाया। यानी सरकारी माल का दुरुपयोग? सचिन बीच में बोला। परंतु इस बार रेनू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुस्कुराती हुई वह कहती चली गई। उसके बाद हमें रात को अपने घर ले गए, जहां नौकर से बनवाकर रात को फिर खाना खिलाया। अगले दिन सुबह हमारी बहुत जिद पर हमें देहरादून जाने वाली गाड़ी में टिकट देकर बैठाया। 16 मई को मैं और मम्मी वापस देहरादून तो अवश्य आ गए, परंतु हमारे दिल पर इन्होंने एक अमिट छाप छोड़ दी थी। आने के कई दिन बाद तक भी हमारा अपने घर मन नहीं लगा। सचिन ने बीच में फिर टोका। हमारा नहीं, सिर्फ मेरा कहो। ऐसा ही समझ लीजिए, रेनू मुस्कुराती हुई बोली। एक हफ्ते बाद ही ये देहरादून आए। संयोग से उस समय मम्मी घर पर नहीं थी। मैं तो अपने दिल की बात जाने कभी कह भी पाती या नहीं, परंतु मम्मी की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर इन्होंने अपने दिल की बात कह डाली। मेरी भी स्वीकृति देखकर इन्होंने मम्मी के आने के बाद एकदम ही शादी का प्रस्ताव रख दिया। इसी में हम दोनों की खुशी देखकर मम्मी ने हाँ कर दी, जिसका एक बड़ा कारण यह भी था कि मम्मी को भी ये बहुत पसंद थे। उसके बाद 3 मई को आगरा जाकर मम्मी ने बेहद साधारण तरीके से हम दोनों की शादी कर दी, क्योंकि मेरी मम्मी के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। अगले दिन इन्होंने अपनी तरफ से बहुत बड़ी दावत दी। इसे कहते हैं चट मिले पट आग लगी। फायर ब्रिगेड बुलाऊं? दरवाजे के बाहर से सुंदर की आवाज़ आई। सचिन ने कृत्रिम गुस्से के साथ कहा, फायर ब्रिगेड तो तू खुद ही चला आ रहा है। अच्छा खासा दिल में आग लगाने वाला तोता मैना का किस्सा चल रहा था, आकर साले ने सैकड़ों गैलन पानी डाल दिया। अगर दोबारा से सुलग जाए तो मैं चला जाऊं? आजकल वह आग कहाँ रखी है जो एक बार बुझने के बाद फिर सुलग जाए? सचिन ने गुस्से से कहा। आखिर तू मर कहाँ गया था? यार थोड़ी देर के लिए थाने जाना था। आज एसपी साहब का विजिट था और साहब आए इतनी देर से, बस उसी चक्कर में। रेनू उसके हाथ से कैप पकड़ती हुई बोली। चाय ले आऊं? सुंदर से पहले ही सचिन बोल पड़ा। भाभी इसके साथ मेरे लिए भी आधा कप। अब रेनू के लिए सुंदर के जवाब की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। करीब 5 मिनट बाद चाय आ गई और तीनों की चुस्कियां गूंजने लगी। एकाएक सचिन को न जाने क्या सूझा। उसने रेनू से पूछा, भाभी तुमने ग्रेजुएशन कहाँ से किया था? देहरादून से ही। तुम्हारे पास उसकी डिग्री है? है तो सही, मगर जाने कहाँ पड़ी होगी? जरा ढूंढने की कोशिश तो करो। सचिन ने आग्रह किया। शायद मिल जाए। क्यों, यकीन नहीं आता कि मैंने ग्रेजुएशन किया होगा? नहीं, यह बात नहीं है, सचिन ने प्रतिरोध किया। आज मेरे सामने एक बीए की डिग्री आई थी। मुझे शक है कि वह जाली हो सकती है। मैं तुम्हारी डिग्री देखकर यह फर्क करना चाहता हूँ कि असली नकली में क्या अंतर होता है। अभी तलाश करती हूँ, कहकर रेनू अंदर चली गई। उसके जाने के बाद सुंदर बोला, तू जिस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था, कुछ सफलता हाथ लगी? कुछ सूत्र तो हाथ लगे, परंतु मुझे लगता है कि यह केस जितना नजर आ रहा है उससे कहीं अधिक उलझा हुआ है। फिर तो तेरे दिमाग की नसें खुल जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं। मेरी हेल्प की कहीं जरूरत है? बता दूंगा। वैसे वहां आज मोटे तौर पर क्या नजर आया? अभी कुछ नहीं कह सकता, सचिन गर्दन हिलाता हुआ बोला।
बेटे, हम तो बड़े से बड़े मर्डर केस भी अपने डंडे की मदद से चुटकियों में हल कर देते हैं। तेरा वो डंडा यहाँ कामयाब नहीं हो सकता बच्चू। लो, यह मिल गई। रेनू कमरे में दाखिल होती हुई बोली। उसके हाथ में यूनिवर्सिटी की डिग्री थी। उसे लेकर सचिन बहुत ध्यान से देखने लगा। उसमें रेनू का पूरा नाम रेनू मारिया लिखा था। पिता का नाम स्वर्गीय जॉन स्टीफन लिखा था। अब वह इधर उधर नजर दौड़ाकर उसमें बेमतलब कुछ खोजने की चेष्टा करने लगा। उसका वह काम हो गया था जिसके लिए उसने वह डिग्री देखने की इच्छा जाहिर की थी। उसमें पिता वगैरह का नाम वही था जो अभी सुंदर के आने से पहले रेनू ने अपनी बातों में बताया था। अब वह इस शक की पूरी तरह पुष्टि करना चाहता था कि दीवान साहब की पुत्रवधू रेनू भी हो सकती है। वह काफी हद तक आश्वस्त हो चुका था कि रेनू और कैप्टन सतीश की विधवा अलग अलग दो नारियां हैं, परंतु वह सोच रहा था कि यह कोई षड्यंत्र है या महज एक खूबसूरत संयोग कि दोनों सूरतें बिल्कुल एक जैसी हैं। आज दीवान साहब के बंगले पर जाने के बाद से वह लगातार इसी उलझन में था कि यह सब कैसे संभव है। इसलिए उसने आने के बाद रेनू से सारा किस्सा बहुत ध्यानपूर्वक सुना था कि कहीं उसमें कोई ऐसा पेच निकल आए जो उसकी गुत्थी को सुलझा सके। परंतु मौजूदा सबूतों के आधार पर उसे यह मानने पर विवश होना पड़ रहा था कि यह खूबसूरत संयोग ही है। लेकिन वह मन ही मन निश्चय कर चुका था कि समय निकालकर वह एक दिन रेनू की माँ के पास देहरादून अवश्य जाएगा और अपने ढंग से इस बात की पूरी तरह पुष्टि करेगा। उसी रात बेडरूम में सुंदर के सीने से चिपकी हुई रेनू कह रही थी, आपसे एक बात कहूं? मुझसे कोई बात कहने के लिए इजाजत मांगने जैसी तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। सुंदर उसकी पीठ पर हाथ चलाता हुआ बोला, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? पहले कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा माना है? उसने चेहरा ऊपर उठाकर झील सी आंखों से सुंदर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपके दोस्त की नजरें अपनी तरफ अच्छी नहीं लगती। यह बातें तुम केवल इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम सचिन को अच्छी तरह जानती नहीं। वह बेचारा तो लड़कियों से कोसों दूर भागता है। कॉलेज के दिनों में भी लड़कियां इसके पीछे पड़ी रहती थी और यह उनसे छिपा फिरता था। शायद इसके खिलंदड़ेपन से तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। एक बार को पुरुष को तो नारी के हाव भाव से गलतफहमी हो सकती है, परंतु नारी को पुरुष की आंखों के भाव से कभी गलतफहमी नहीं हो सकती। वह अपनी तरफ उठने वाली गलत नजरों को एकदम ताड़ जाती है। तुम सचिन पर एक बहुत गंदा इल्जाम लगा रही हो रेनू, सुंदर ने नागवारी वाले अंदाज में कहा। मैं अपने दिल की कोई बात आपसे नहीं छिपाना चाहती, इसलिए कह भी दिया। अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। सुंदर रेनू को अपनी बाहों से अलग करता हुआ बोला, रेनू, तुम यह बात अपने दिमाग से पूरी तरह वास कर दो तो ज्यादा अच्छा होगा। दिमाग से वास भी कर दूं, लेकिन इससे सच तो नहीं बदल जाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे सचिन की नेचर सही नहीं लगी, रेनू ने झटके से कहा। इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि जिसकी नेचर तुम्हें सही न लगे वह सही ही ना हो। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? आज वह विश्वास कुछ टूटता सा नजर आ रहा है। क्यों? सुंदर उसे घूरता हुआ बोला, तुम्हारे साथ सचिन ने कोई गलत हरकत की है? गलत हरकत तो नहीं की, लेकिन क्या? मुझे अपने प्रति उसकी नजरें सही नहीं लगती। रेनू, सुंदर बेड पर से उठता हुआ तनिक कठोरता से बोला, सचिन मेरा वह दोस्त है जिस पर मैं अपने से ज्यादा विश्वास कर सकता हूँ। इससे पहले कि रेनू आगे कुछ कहती तभी बराबर में रखे फोन की घंटी घनघनाई। सुंदर ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। हेलो, इंस्पेक्टर सुंदर स्पीकिंग। मैं एसएसपी साहब के बंगले से कांस्टेबल राम सिंह बोल रहा हूँ साहब। दूसरी तरफ से आवाज आई। आपको साहब ने तुरंत थाने पहुंचने के लिए कहा है, वे भी वहीं पहुंच रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? आपके इलाके में कोई मर्डर हो गया है साहब। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं, कहते हुए सुंदर ने रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही वह सेफ खोलकर जल्दी जल्दी अपनी यूनिफॉर्म पहनने लगा। कहाँ जा रहे हैं आप? रेनू उसके पास आकर आश्चर्य से बोली। सुंदर ने अपनी बेल्ट कसते हुए
रूखे स्वर में अपने जाने का कारण बता दिया। रेनू कुछ नहीं बोली। सुंदर तैयार होकर जैसे ही बेडरूम से बाहर आया तो वह बुरी तरह चौंक पड़ा। सामने सचिन अपने कमरे के बाहर गंभीर मुद्रा में टहल रहा था। तू अभी तक सोया नहीं सचिन? सुंदर ने आश्चर्य से पूछा। सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा, यार न जाने क्यों नींद नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर ताजी हवा में ही टहला जाए। लेकिन इतनी रात गए तू ड्रेस को पहनकर कहाँ जा रहा है? क्या रात के राजाओं से अपना हिस्सा लेने जा रहे हो? उसके लिए खुद जाने, और इस ड्रेस को पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, वह तो अपने आप आ जाता है। फिर कौन सी ड्यूटी देने जा रहा है? कोई मर्डर हो गया है, उसी सिलसिले में एसएसपी साहब ने थाने में तलब किया है। चल यार मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, सचिन ने कहा। तू क्यों परेशान होता है? परेशान तो यहाँ हो रहा हूँ नींद ना आने की वजह से, लेकिन जब उनकी इच्छा है आप क्यों आनाकानी कर रहे हैं? रेनू ने बाहर निकलकर कहा। आपके साथ थकने के बाद नींद भी अच्छी आएगी। सुंदर ने पलटकर रेनू की तरफ गुस्से से देखा। वह उसकी मंशा साफ समझ गया था कि उसके जाने के बाद रेनू अकेली सचिन से कुछ डर महसूस कर रही है। ले साले, सचिन चीखा, अब तो मेरी सिफारिश में सुप्रीम कोर्ट से भी आर्डर हो गए। सुंदर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे रेनू का यह व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। कोठी के पोर्च से निकलकर सुंदर की सरकारी जीप तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। ड्राइविंग सीट के बराबर में बैठा सचिन कुछ सोचने में मशगूल था। सुंदर, उसी मुद्रा में सोचता हुआ सचिन बोला, किसी दुकान से एक सिगरेट लेकर दे। उसके इस विचित्र से आदेश पर सुंदर चौंका। तू सिगरेट पीता है? नहीं, सचिन ने कहा, कभी कभी उस वक्त पी लेता हूँ जब बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन मैंने तो आज से पहले कभी तुझे पीते हुए नहीं देखा, और ना ही इन 2 दिनों में तूने मेरे सामने कोई सिगरेट पी। सुंदर ने आश्चर्य से कहा। अपनी सोच में गुम सचिन हल्के से मुस्कुराया। इन 2 दिनों में अभी तक सोचने की जरूरत पड़ी ही नहीं थी, आज पड़ी तो कह दिया। सुंदर को इस वजह से आश्चर्य नहीं हुआ था कि सचिन सिगरेट भी पीता है, बल्कि इसलिए चकित रह गया था वह क्योंकि उसके सामने सिगरेट की बात पहली बार आई थी। एक पान सिगरेट वाली दुकान पर उसने जीप रोक दी। उसकी तरफ घूमता हुआ बोला, कौन सी सिगरेट लेगा? 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर का पैकेट और एक माचिस देना। जेब से पर्स निकालता हुआ सुंदर बोला। सचिन ने प्रतिरोध किया, पैकेट नहीं, सिर्फ एक सिगरेट। पैकेट ही ले ले, अभी तो तुझे इस केस में बहुत अधिक सोचना पड़ेगा। किस केस में? तेरे सामने 10-20 केस हैं क्या? सुंदर दुकानदार से लेकर पैकेट और माचिस उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। जिस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए तू यहाँ आया हुआ है। सचिन ने चुपचाप पैकेट पकड़कर उसमें से एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली। जीप एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ गई। ज्यादा दूर चली भी नहीं थी कि सचिन बोला, सुंदर जीप तेज मत चला यार, मुझे थाने जल्दी पहुंचना है। अगर साहब मुझसे पहले पहुंच गए तो गड़बड़ हो जाएगी। खुशामद भरे अंदाज में सुंदर ने कहा। बेफिक्र रहे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्या मतलब? कहीं कोई मर्डर नहीं हुआ है और ना ही एसएसपी साहब ने तुझे थाने में तलब किया है। सिगरेट के कस लेता हुआ सचिन अपनी सीट पर कुछ अधिक फैल गया था। मैं समझा नहीं। वह फोन अपने कमरे से मैंने किया था। सचिन के रहस्योद्घाटन पर सुंदर उछल पड़ा। लेकिन क्यों? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी जो मैं घर पर भाभी के सामने नहीं कर सकता था, इसलिए तेरे साथ बाहर आने की जरूरत पड़ी। सुंदर ने जीप की रफ्तार बहुत कम कर दी। अब वह रेंग सी रही थी। क्या बात करनी थी? वही सोच रहा हूँ कि बात कहाँ से शुरू की जाए। सचिन सिगरेट में जल्दी जल्दी कस लेने लगा और उसका पीछा तभी छोड़ा जब वह जलती हुई फिल्टर के नजदीक आ गई। तब तक सुंदर शांत रहा। बात यह है सुंदर कि मुझे पूरा शक है कि कैप्टन सतीश की वह गोपनीय डायरी प्रताप सिंह दीवान के बंगले पर ही होनी चाहिए। बात बीच में से नहीं, एक सिरे से शुरू कर, वरना अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कैप्टन सतीश की वह गोपनीय डायरी दीवान के बंगले पर ही होनी चाहिए। शायद तू मुझसे बंगले के लिए सर्च वारंट चाहता है। हाँ,
सचिन गंभीरता के साथ गर्दन हिलाता हुआ बोला। लेकिन वो नहीं जो तू समझ रहा है। वैसा तो मैं अभी तुम्हारे बड़े अफसर के पास जाकर सिर्फ अपना परिचय देने और उद्देश्य बताने के बाद अगले क्षण ले आऊंगा। फिर कैसा सर्च वारंट चाहिए तुझे? मैं कुछ दिन के लिए भाभी को उस घर की बहू बनाकर भेजना चाहता हूँ। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? एक झटके के साथ सुंदर ने जीभ रोक दी। शायद हो गया है, तभी तो ऐसी पागलपन की बात सोच रहा हूँ। यह बात तेरे दिमाग में आई कैसे? सुंदर कुछ उत्तेजित सा नजर आने लगा था जब मैंने उस घर की बहू के रूप में भाभी का फोटो वहां सजा देखा। क्या? सुंदर उछल पड़ा। यह क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं, यह हकीकत है मेरे दोस्त। सचिन उसी तरह शांत था और मेरे साथ चलकर तुम भी इस हकीकत से रूबरू हो सकते हो। लेकिन यह कैसे हो सकता है? इसे तो कुदरत का अजीबोगरीब खेल ही कहा जा सकता है कि एक सी शक्ल सूरत की दो नारियां हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम भी उस चेहरे में और भाभी के चेहरे में कोई फर्क नहीं कर पाओगे। जब तक मैंने वहां से आने के बाद भाभी से उनकी जिंदगी के बारे में पूछताछ नहीं की, तब तक मैं इसी उलझन में रहा कि कहीं मेरे यार को कोई सेकंड हैंड माल तो नहीं मिल गया। भाभी से बात करने के बाद कहीं जाकर मैं संतुष्ट हुआ। यह तो तेरे सामने की ही बात है। जब मैंने उनसे बीए की डिग्री मांगी थी, मुझे किसी असली नकली डिग्री में अंतर नहीं करना था। मैं कंफर्म करना चाहता था कि क्या वह सचमुच भाभी की है। तो क्या पाया तूने? सुंदर ने उत्सुकता से पूछा। भाभी और दीवान की बहू एक सी शक्ल सूरत वाली दो नारियां हैं। सचिन के इन शब्दों ने सुंदर को अत्यधिक राहत पहुंचाई। सुंदर, दीवान साहब को कैप्टन सतीश के मरने के बाद बहू को घर वापस लाने की बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उनकी गुमशुदा बहू उन्हें आज तक नहीं मिली। नहीं मिली तो ना मिले, इससे मुझे क्या? तेरे इस यार को तो है। भावुक सा होकर बोला सचिन। मैं हर कीमत पर वह ब्लू टार्च हासिल करना चाहता हूँ। वह हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है सुंदर। अगर वह दुश्मनों के हाथ लग गई तो देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। मैं यह काम नहीं कर सकता सचिन। और मैं ही क्या, दुनिया का कोई भी स्वाभिमानी पति अपनी पत्नी को किसी दूसरे घर में बहू बनाकर नहीं भेज सकता। सुंदर ने निर्णायक स्वर में कहा। इस दुनिया में हर व्यक्ति सिर्फ एक दूसरे की नकल में ही लगा रहता तो शायद किसी नई चीज की कभी खोज ही न हुई होती। गांधी जी के भूख हड़ताल करने से पहले क्या दुनिया में किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि किसी के भूखा रहने पर इतने बड़े साम्राज्य के शासक भी कांप उठेंगे? क्या ईसा मसीह से पहले किसी ने सोचा होगा कि अपने धर्म के लिए कोई जिंदा सलीब पर लटक सकता है? किसी नई बात के लिए किसी न किसी को तो पहल करनी ही होती है मेरे दोस्त। मैं ना ऐसा महान हूँ और ना बनना चाहता हूँ सचिन। इन महान लोगों की सीख और नई पहल तुझे मुबारक। सोच ले सुंदर, तूने अपनी जिंदगी में अब तक भ्रष्ट तरीकों से ही दौलत कमाई है। यह महान काम करके उन सब पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। मैं इसे पाप नहीं समझता, और अगर यह पाप है तो इस देश में उस शख्स का नाम बताओ जो किसी न किसी ढंग से यह पाप न कर रहा हो। सुंदर ने उत्तेजित होकर कहा। सुंदर, अगर मैं तुझे अपनी कसम भी दूं तब भी तू? भावुक से इस अधूरे वाक्य के बाद सचिन ने अपनी नजरें सुंदर के चेहरे पर ऐसे टिका दी जैसे याचना कर रहा हो। सुंदर के लिए उसके इस अधूरे वाक्य का जवाब देना मुश्किल सा हो गया। कुछ देर की खामोशी के बाद सचिन पुनः बोला। तूने जवाब नहीं दिया सुंदर। तूने मुझे धर्म संकट में फंसा दिया। इस धर्म संकट से बाहर आजा दोस्त। मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूँ। सचिन, मान ले तेरे इस काम के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी रेनू किसी कीमत पर तैयार नहीं होगी। पहले तो तेरे तैयार होने की बात थी। सचिन प्रसन्नता भरे अंदाज में उसके गले में हाथ डालता हुआ बोला। भाभी को तो हम दोनों मिलकर तैयार कर लेंगे। नाश्ते के समय सुंदर ने रेनू को विस्तार से वह सब कहानी सुनाई जो रात सचिन ने उसको सुनाई थी। इस बीच सचिन खामोश बैठा था, लेकिन उस समय स्थिति एकदम विस्फोटक हो गई जब सुंदर ने उसे सचिन की योजना बताई, जिसमें दीवान की विधवा बहू बनकर उसे वहां जाना था। पागल सी हो गई थी रेनू। चेहरा तमतमा उठा उसका, आंखें दहक कर सुर्ख हो गईं।
एक जलजला, एक तूफान सा आ गया था उस कमरे में। वह खूंखार सी होकर सुंदर से कह रही थी, आखिर आपने ऐसा सोचा भी तो क्यों सोचा? मैं पूछती हूँ, किस अधिकार से अपनी पत्नी के लिए ऐसी नीच बात सोची? कोई जमीर से गिरा हुआ इंसान भी ऐसा नहीं सोच सकता। फिर बताइए, आपने मुझे पुरुष के हाथों नाचने वाली एक कठपुतली समझकर सोचा या पैसों के बल पर खरीदी जाने वाली कोई देवदासी समझकर? चुप हो जाओ रेनू, सुंदर चीखा। आपके इस तरह चुप कह देने से मैं आज चुप नहीं होंगी। आपको बताना होगा कि आपने ऐसा क्यों सोचा। रेनू बिफर कर बोली, मेरे प्यार और पूजा में कहाँ कमी रह गई जो आज आपने किसी पेशेवर नौटंकी में काम करने वाली वेश्या की तरह मुझसे काम लेना चाहा? रेनू तो उस समय ही मर गई जिस क्षण आपको यह ख्याल आया कि वह यह काम भी कर सकती है, रेनू ने तड़प कर कहा। साथ ही घुटनों में चेहरा छुपाकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। सुंदर और सचिन की हालत अजीब सी हो गई थी। सुंदर की तरफ देखता हुआ सचिन खुद को एक अपराधी सा महसूस कर रहा था और रेनू की तरफ देखता हुआ सुंदर। रेनू की हालत देखकर दोनों सहमे हुए से नजर आ रहे थे। सुंदर में रेनू के नजदीक जाकर उसे चुप कराने तक का साहस न हुआ। रेनू मेरी बात तो, सिर्फ इतना ही कह पाया था वह। रेनू ने एक झटके से आंसुओं से सराबोर चेहरा ऊपर उठाया। इसके बाद भी कोई बात रह गई है? उसने बड़ी मासूमियत से कहा। मेरे विचार से तो मेरे लिए आपकी यह आखिरी बात होनी चाहिए थी। भाभी, तुम हमारे बीच में मत बोलो सचिन, एकाएक गुर्रा उठी रेनू। आज हमारी जिंदगी में जो यह भयंकर तूफान आया है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुमने हमारी हरी भरी खुशहाल दुनिया में ऐसी आग लगाई है जिसमें हमारा प्यार भी झुलसने लगा। भाभी, यह तुम सच कह रही हूं मैं। जिस क्षण से तुम्हारी परछाई हम दोनों पर पड़ी है, हम प्यार से एक क्षण अपनी बात नहीं कर सके। हर क्षण तुम्हारी बात या कोई तनाव। रेनू अपने दिल का गुबार निकालती चली गई। क्या तुम अपनी गंदी योजना को प्रकट करने से पहले यहाँ से जा नहीं सकते थे? भगवान के लिए चुप हो जाओ रेनू, सुंदर गुस्से में चीखा। तुम मुझे चाहे जो कह लो, तुम्हारा मुजरिम मैं हूँ, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को तुम्हें कुछ कहने का कोई हक नहीं है। सचिन मेरा दोस्त है, खूब निभाई है इन्होंने दोस्ती। सचिन को खा जाने वाली नजरों से घूरती हुई रेनू बोली। इनकी गंदी नजरें तो मैं उस समय ही समझ गई थी जब एयरपोर्ट पर इन्होंने अपनी आंखों से मेरे साथ बदतमीजी की थी, परंतु यह सोचकर चुप रह गई थी क्योंकि मेरे पति ने पहले ही बहुत तारीफ कर दी थी कि वह बहुत मजाकिया और हंसमुख है। भाभी, अपनी चप्पल निकाल कर मार लो, परंतु ऐसा गंदा इल्जाम लगाकर गाली मत दो। मैंने एयरपोर्ट पर वह हरकत सुंदर के सामने की थी, अकेले में नहीं। आज मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मुझे गालियां नहीं आती, वरना तुम्हें बड़ी से बड़ी गाली देती। तुम एक सुहागिन नारी को उसके पति के रहते किसी गैर मर्द की विधवा बनाकर उस मरे हुए आदमी के घर वालों को धोखा देना चाहते हो। खूंखार शेरनी की तरह गुर्राई रेनू। अरे तुम आदमी हो या राक्षस? मेरी नजरों में तो तुम राक्षस भी नहीं हो सकते। शायद वह भी एक बार को इतनी घृणित बात नहीं सोच सकता। तुम तो कोई वैसी दरिंदे हो जो एक सुहागिन नारी से अपनी पिपासा शांत करना चाहते हो। तभी एकाएक फोन की घंटी घनघनाई। सुंदर ने झपट कर रिसीवर उठाया। हेलो इंस्पेक्टर, उसकी बात को बीच में ही काट कर कहा गया। सचिन सिंह को दो। सचिन, तुम्हारा फोन, कहते हुए सुंदर ने रिसीवर उसकी तरफ बढ़ा दिया। सचिन के कान से लगाते ही दूसरी तरफ से पहले भी सुना हुआ स्वर उभरा। मिस्टर सचिन सिंह, हम बोल रहे हैं। हम कौन? आप अपने शुभचिंतक को इतनी जल्दी भूल गए? बोलो। हमारे विचार से शायद इस समय की स्थिति में हुजूर को ब्लू टार्च का सौदा मंजूर होना चाहिए। वह क्यों? सचिन के कानों के नजदीक हल्का सा ठहाका गूंजा। हुजूर हमारी परीक्षा लेना चाह रहे हैं क्या? क्या मतलब? मतलब यह हुजूर कि आपके पास ब्लू टार्च तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, वह यह कि इंस्पेक्टर सुंदर सिंह की बीवी को दीवान साहब की बहू माधुरी बनाकर उनके बंगले में पहुंचा दिया जाए और फिर उसके जरिए वह ब्लू टार्च हासिल की जाए। सचिन को चुप देखकर पुनः आवाज उभरी। हमने गलत तो नहीं कहा हुजूर? आपकी योजना अक्षरशः यही थी ना?
उसे बोलने का मौका दिए बगैर फिर कहा गया, और बंदा परवर को हम यह भी बता दें कि आपकी यह योजना उस समय बनी थी जिस समय आपने दीवान साहब के बंगले में कैप्टन सतीश की पत्नी का फोटो देखा, जो संयोग से इंस्पेक्टर सुंदर सिंह की बीवी की हूबहू हम शक्ल थी। हमने एयरपोर्ट पर बात करते हुए गलत नहीं फरमाया था कि अगर आप हमसे ब्लू टार्च का सौदा कर लें तो हम उसके हासिल करने में भी आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले से ही जानते थे कि सुंदर सिंह की बीवी माधुरी की हमशक्ल है और ब्लू टार्च हासिल करने में निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। लगातार बोलने के बाद कुछ देर के लिए चुप्पी छाई। सचिन उसकी जानकारी पर हतप्रभ था। न जाने क्या सोचकर उसने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जय नसीब, दूसरी तरफ से प्रसन्नता भरे स्वर में कहा गया। हम तो आपके मुंह से यह बात सुनने के लिए बेचैन थे। टाइम और जगह बताओ। ठीक 10 बजे गांधी रोड पर पहुंच जाना और पैदल ही चलते रहना, हम आपको रिसीव कर लेंगे। ओके। सचिन के कहने के साथ ही दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। फोन आने के बाद कमरे का तनाव कुछ कम हुआ था। जिस समय सचिन के लिए फोन आया था उस समय 9 बजे थे, इसलिए वह तुरंत ही तैयार होकर थोड़ी देर में आने के लिए कहकर निकल गया था। उसके जाने के बाद करीब 5 मिनट तक सुंदर और रेनू के बीच सन्नाटे का साम्राज्य रहा। बीच बीच में रेनू की कोई सिसकारी उसे चुनौती देती हुई फूट पड़ती थी। आखिर दूरी को मिटाने की पहल सुंदर ने की। वह धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ रेनू के बिल्कुल नजदीक आकर बैठ गया। रेनू ने उसकी तरफ देखकर भी अनदेखा कर दिया। मुझे माफ नहीं करोगी रेनू? उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ सुंदर बेहद प्यार भरे स्वर में बोला। कुछ नहीं बोली वह, परंतु विरोध भी नहीं किया। सुंदर ने उसकी तरफ झुकते हुए पुनः कहा, हमारे बीच शुरू से एक समझौता है ना कि गलती करने वाला दिल से अपनी गलती मान ले, इसके साथ ही झगड़ा खत्म। मैं अपनी गलती मान रहा हूं ना पगली। आपने जो आज किया है उसने अब तक के सारे समझौते तोड़ दिए हैं। रेनू ने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा। आंसुओं से सराबोर चेहरे को देखकर सुंदर तड़प सा उठा। आंसुओं को पोंछने की चेष्टा में सुंदर ने उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि रेनू ने अपना चेहरा पीछे हटा लिया। जमाने भर का दर्द सिमट आया सुंदर के चेहरे पर। आंखें भी कुछ गीली सी हो गईं। वह भर्राई हुई आवाज में बोला, रेनू, अपने इस गुनाह पर अपने आप से ही बहुत शर्मिंदा हूं मैं। बहुत देर से सिर्फ यही सोच रहा था कि अपनी रेनू से गलती मानकर अपने इस गुनाह का बोझ उतार लूंगा, लेकिन तुमने ठीक ही कहा है। मेरे इस गुनाह ने हमारे बीच के पिछले तमाम समझौते तोड़ दिए हैं, और जो समझौते तोड़ता हो उससे आगे भी समझौते नहीं किए जा सकते। मैं जानता हूँ कि मेरा गुनाह माफी लायक नहीं, लेकिन रेनू, मेरी मौत तो इस गुनाह का प्रायश्चित कर सकती है ना। सुंदर के इस वाक्य ने जादू का सा काम किया। रेनू पलटकर उससे लिपट गई। फूट फूट कर रोती हुई बोली, भगवान के लिए चुप हो जाइए, ऐसी अशुभ बात मुंह से मत निकालिए। रेनू, मेरी अच्छी रेनू। उसे अपनी बाहों में भरकर सुंदर भी रो पड़ा। एक दूसरे को बाहों में भरकर दोनों रोते रहे उस समय तक जब तक दोनों के दिल का गुबार बाहर नहीं आ गया। टैक्सी से उतरकर सचिन गांधी रोड पर मुश्किल से 50 कदम चला होगा। सामने की तरफ से आता हुआ हरे रंग का जोंगा उसके बिल्कुल बराबर में आकर रुका। पिछला गेट खुलने के साथ आवाज आई, अंदर आ जाओ। सचिन तुरंत उसमें समा गया। गेट बंद होते ही जोंगा तेज गति से आगे बढ़ गया। सचिन ने देखा, जोंगे के तमाम शीशों पर ऐसी काली फिल्म चढ़ी हुई थी जिससे बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आगे की ड्राइविंग सीट और उनके बीच में पार्टीशन था। उसके ठीक सामने की सीट पर उसके हमउम्र का सा ही युवक बैठा था। युवक के भारी भरकम चेहरे पर घनी दाढ़ी और आंखों पर काला चश्मा था। आपका परिचय जान सकता हूँ? सचिन ने युवक की तरफ देखते हुए कहा। आपका शुभचिंतक, कहता हुआ युवक मुस्कुराया। सचिन इस आवाज को तुरंत पहचान गया, क्योंकि इस आवाज को पहले 2 बार वह फोन पर सुन चुका था। मैं आज अपने शुभचिंतक का सही नाम जानना चाहता हूँ।
उससे क्या फायदा होगा? मुझे बातचीत में आसानी होगी और मैं खुलकर बात कर सकूंगा। मेरा हर परिचित मुझे भेड़िया के नाम से जानता है। आप भी यही जानकर मेरे परिचितों में शामिल हो सकते हैं। थैंक यू, मेंशन नॉट। भेड़िया ने इस तरह हाथ उठाया मानो आशीर्वाद दे रहा हो। आप ब्लू टार्च वाले केस में मेरी क्या मदद कर सकते हैं? सचिन तुरंत मतलब की बात पर आता हुआ बोला। पहले आपको यह स्पष्ट कर देना होगा कि आप उसे क्यों हासिल करना चाहते हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब यह है मिस्टर सचिन कि आप ब्लू टॉर्च अपने विभाग के लिए हासिल करना चाहते हैं या उसे किसी विदेशी को बेचकर मोटी कमाई करना चाहते हैं? सचिन तनिक चौंक कर बोला, आप मुझे किस विभाग से संबंधित समझ रहे हैं? क्या आप हमसे यह छिपाना चाहते हैं कि आप मिलिट्री इंटेलिजेंस के जासूस हैं? अचानक सचिन बहुत जोर से ठहाका लगाकर हंसा और लगातार हंसता ही चला गया। उसकी हंसी के बीच में ही भेड़िया बोला, हम आपकी इस हंसी का मतलब नहीं समझे मिस्टर सचिन। इस जन्म में तो समझ भी नहीं पाओगे। क्या मतलब? भेड़िया चौंका। मतलब यह मिस्टर भेड़िया, सचिन अपनी सीट पर जरा फैलता हुआ बोला, आप और आपका संगठन एकदम बकवास है। मिस्टर सचिन, भेड़िया एकदम गुर्राया। शायद सच आपको कड़वा लगा। आप कहना क्या चाहते हैं? लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते ही जिस तरह आपने मुझे फोन किया था और आपके पास जिस चीज की जानकारी थी उससे मुझे लगा कि आप किसी अच्छे संगठन के मालिक हैं। परंतु मुझे इस समय यह कहने में कोई हिचक नहीं कि आपसे मिलकर मुझे निराशा हुई। आपके संगठन की जो छवि मैंने अपने दिमाग में बनाई थी वह आपसे मिलने के बाद धूमिल ही हुई है और आप मुझे कुछ जरूरत से ज्यादा स्मार्ट नजर आ रहे हैं मिस्टर सचिन। इस तरह की बातें करके आप हमारे संगठन के विषय में जानना चाहते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस तरह का जोश दिलाकर आप इस संगठन के विषय में कुछ नहीं जान सकते। जितना जान चुका हूं उससे ज्यादा मैं संगठन के विषय में जानना भी नहीं चाहता। सचिन अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। क्या जान चुके हैं? यही कि यह कोई टुच्चा मुच्चा अपराधी संगठन है जिसे किसी तरह अनजाने में ब्लू टॉर्च के बारे में मालूम हो गया और यह अपनी औकात से अधिक महत्वाकांक्षी बन गया। इस बार भेड़िया तनिक भी उत्तेजित नहीं हुआ बल्कि रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला, आप भेड़िया संगठन के विषय में यह बात किस आधार पर कह रहे हैं? आपकी जानकारी सुनकर। हमारी कौन सी जानकारी गलत है? सचिन ध्यानपूर्वक मुस्कुराया। आप मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस का जासूस समझ रहे हैं ना? क्या आप मिलिट्री इंटेलिजेंस के जासूस नहीं हैं? आश्चर्य से लबालब स्वर में भेड़िया ने कहा। तभी तो मैंने आपके संगठन को एकदम बकवास कहा है। सचिन बोला, जिस तरह मैंने अपने दोस्त इंस्पेक्टर सुंदर को बेवकूफ बनाया है कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस का जासूस हूँ, उसकी तरह आप भी बेवकूफ बने बैठे हैं कि मैं इंडियन आर्मी का आदमी हूँ। भेड़िया इस तरह उछला मानो अचानक सीट में स्प्रिंग निकल आए हों। उसे अपनी खोपड़ी अंतरिक्ष में तैरती महसूस दी। यह आप क्या कह रहे हैं? आंखों में हैरत के भाव लिए भेड़िया बोला, जो आप सुन रहे हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? भेड़िया की आंखों में अब भी हैरत के भाव थे। क्यों नहीं हो सकता? सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे जैसे दिमाग वाले व्यक्ति के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस का लेटर हेड और जाली आइडेंटिटी कार्ड को हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस मैंने उसी लेटर हेड पर इंस्पेक्टर सुंदर को लेटर लिखकर अपने आने और मिशन की सूचना दी ताकि मैं बिना किसी शक के दायरे में आए उसके घर में रहकर अपना मिशन पूरा कर सकूं। चूंकि सुंदर मेरे बचपन का वफादार दोस्त है, इसलिए अपने मिशन के विषय में उसे सही सही बताने में मुझे कोई नुकसान नहीं था। लेकिन इस केस पर मिलिट्री इंटेलिजेंस के जासूस की नियुक्ति तो हुई थी। हाँ, फिर वह कहाँ गया जहां उसे जाना चाहिए था? मतलब यह कि वह इंसानों की इस जीवित दुनिया से दूर जा चुका है। यह पूछना तो शायद बेवकूफ़ी भरी बात होगी कि यह शुभ कार्य आपने किया होगा। निस्संदेह तो उस जासूस के पास जो अपने विभाग के कैप्टन सतीश और ब्लू टार्च से संबंधित जानकारियों की फाइल होगी
तो वह भी निस्संदेह इस समय आपके कब्जे में होगी। अब आपकी समझदारी लौटने लगी है। हम आपका वास्तविक परिचय जानना चाहते हैं। मिस्टर भेड़िया, आम खाने के लिए पेड़ गिनने की जरूरत नहीं होती। बेहद धूर्तता भरे अंदाज में सचिन बोला। फिर मैंने भी तो आपका वास्तविक परिचय जानने की उत्सुकता नहीं दिखाई, क्योंकि फालतू बातों में दिलचस्पी रखना मेरी आदत नहीं है। मेरे विषय में आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मैं हर काम पैसे के लिए करता हूँ। ब्लू टार्च हासिल करने के पीछे भी मेरा एकमात्र मकसद यही है। यह मेरा मोटा दांव है। जो ज्यादा पैसा देगा, ब्लू टार्च उसे सौंप दूंगा, जिसमें मेरे एक खरीदार आप भी हो सकते हैं। हमें आपकी स्पष्टवादिता पसंद आई। थैंक यू। सौदे की कीमत बोलो। 50 लाख रुपए। ड्राइवर, हमें लंच लेना है। गाड़ी होटल ओबेरॉय ले चलो। भेड़िया ने पार्टीशन के सुराखों के पास मुंह ले जाकर कहा। बहुत अच्छा सर। इतनी देर में ड्राइवर की आवाज पहली बार सुनाई दी थी। आदेश के करीब 15 मिनट बाद जोंगा ओबेरॉय के पार्किंग में था। ओबेरॉय कॉन्टिनेंटल में लंच के दौरान भेड़िया ने उससे इस केस से संबंधित कोई बात करने से यह कहकर मना कर दिया कि होटलों की मेज कुर्सियों के भी कान होते हैं। सचिन को भेड़िया बहुत घाघ व्यक्ति लगा। लंच लेने के बाद वह एक बार पुनः जोंगा पर सवार हो गए। सड़क पर आने के बाद जोंगा गाड़ी तेजी से किसी अज्ञात दिशा में दौड़ने लगी। मिस्टर सचिन, अब आप हमसे खुलकर बात कर सकते हैं। सचिन कुछ सोचने में व्यस्त था। काफी देर तक न जाने क्या सोचते रहने के बाद सचिन बोला, आपके पास ब्लू टार्च को हासिल करने की कोई सशक्त योजना है? अगर हमारे पास कोई सशक्त योजना होती तो हम अपना 50 लाख का नुकसान करके आपको अपने इस मिशन में क्यों शामिल करते? खुद ही उसे हासिल न कर लेते? भेड़िया ने सपाट स्वर में कहा। तो इसका मतलब यह हुआ कि योजना हमें मिलकर बनानी है। मिस्टर सचिन, तुम्हारी उस योजना में क्या बुराई है जिसमें तुम इंस्पेक्टर की बीवी को दीवान की विधवा बहू बनाकर उसके बंगले में पहुंचाना चाहते हो? जब कुछ और नहीं सूझेगा तो वह योजना तो है ही, लेकिन मेरी नज़रों में वह एक कमजोर योजना है। उसमें सफलता मिल भी सकती है और नहीं भी। कैसे? उसमें सफलता का चांस एक स्थिति में है, अगर वह ब्लू टार्च दीवान के कब्जे में या बंगले में ही कैप्टन सतीश ने कहीं छुपाकर रखी हो। इस योजना से तो हमें केवल इतना ही फायदा हो सकता है कि अगर ब्लू टार्च बंगले में नहीं भी है तो वहां से हमें उससे संबंधित कोई सूत्र हाथ लग सकता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अन्यथा इस योजना में कोई दम नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस बात की गारंटी नहीं है कि ब्लू टार्च दीवान के बंगले में ही है। मैं अगर इस योजना को अमल कर रहा था तो सिर्फ यह सोचकर कि कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है। अंधेरे में हाथ पैर मारने से अच्छा है जो एक हल्की सी किरण नजर आ रही है उस तरफ ही बढ़ा जाए। फिर ब्लू टार्च कहाँ हो सकती है? सचिन ने भेड़िया को इस तरह देखा जैसे उसने कोई मूर्खतापूर्ण बात कह दी हो। बोला, इसका मतलब यह है मिस्टर भेड़िया। अपनी गर्दन हिलाते हुए सचिन ने कहा, तुमने इस केस का पूरी तरह अध्ययन नहीं किया, अचानक ही इस केस में कूदे हो। ऐसा ही समझ लो, लेकिन अब हम इस मिशन के पार्टनर हैं। हमें मिलकर यह केस आगे बढ़ाना है। भेड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सचिन के आप से तुम पर आ जाने का बुरा नहीं माना। इससे मुझे कोई इनकार नहीं। जो एग्रीमेंट मेरे तुम्हारे बीच हुआ उससे मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, लेकिन इसमें इतनी तब्दीली अवश्य होगी कि अब सौदा 50 लाख का नहीं, ब्लू टार्च की कमाई का 50-50 होगा, क्योंकि तुम्हारे पास इस मिशन की जानकारी ना के बराबर है। और 50-50 का पार्टनर भी केवल इसलिए बना रहा हूँ कि तुम्हें मेरे इस मिशन की जानकारी है और मैं बेमतलब तुमसे दुश्मनी लेकर उड़ता तीर पकड़ना नहीं चाहता, क्योंकि यह मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। चाहे कम मिले, लेकिन मैं शांति के साथ किसी मिशन पर काम करना पसंद करता हूँ। मैं आपकी बातों से बहुत प्रसन्न हूँ। हमको आपका 50-50 वाला सौदा मंजूर है। अब हमें काम की बात पर आ जाना चाहिए। बेशक, भेड़िया ने कहा। मैंने इस केस की फाइल पर जो बारीकी से अध्ययन किया है उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य
कैप्टन सतीश की पत्नी माधुरी को ढूंढना होना चाहिए, क्योंकि ब्लू टॉर्च उसके पास होने की संभावना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मुझे कैप्टन सतीश का कार एक्सीडेंट स्वाभाविक नहीं, षड्यंत्र मालूम पड़ता है। कैसे? कार में 2 व्यक्ति हों, सचिन ने गंभीरता से कहा, और उस कार का एक्सीडेंट हो, उसमें एक व्यक्ति की तो लाश मिले, दूसरा व्यक्ति लापता हो, यह बात सामान्य तौर पर जचती है क्या? बात तो ठीक है। भेड़िया ने सचिन के आइडिया का समर्थन किया और मन ही मन उसके दिमाग की सराहना की। मेरा दिमाग जो कहता है वह यह है कि कैप्टन सतीश के साथ माधुरी की जल्दबाजी में शादी और उसके तुरंत बाद हनीमून के लिए मसूरी जाना एक षड्यंत्र के तहत था। मसूरी जाते वक्त माधुरी सतीश से ब्लू टॉर्च हासिल करने में कामयाब हो गई होगी। उसके बाद षड्यंत्रकारियों ने सतीश की हत्या करके उसे कार सहित गहरी खाई में धक्का देकर दुर्घटना का रूप दे दिया। इसमें एक संभावना यह भी है कि माधुरी मुख्य षड्यंत्रकारी की एक कठपुतली मात्र हो और बाद में ब्लू टॉर्च हासिल कर उन्होंने माधुरी को भी ठिकाने लगा दिया हो। भेड़िया की आंखों में चमक उभर आई। बात में तो तुम्हारी पूरा वजन दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वजन का फायदा तो कोई नजर नहीं आ रहा है। सचिन तनिक मायूसी से बोला, क्योंकि इस तह तक पहुंचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। बस रास्ता तो ले देकर वही बचता है जिस पर हम शुरू में विचार कर रहे थे। सचिन चुप रहा। उसे खामोश देखकर भेड़िया पुनः बोला, क्योंकि इसमें एक संभावना और भी है। अगर बाई द वे माधुरी जिंदा भी है तो वह रेनू के माधुरी बनने पर चौंकेगी जरूर, और वह यह रहस्य जानने के लिए रेनू से संपर्क भी स्थापित करने की कोशिश कर सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर वह जिंदा नहीं है तो षड्यंत्रकारी हमारी इस हरकत से बौखलाकर कुछ उल्टी सीधी हरकत भी कर सकते हैं। एक बार को उनके मन में यह भी शंका पैदा हो सकती है कि कहीं हमने कोई नकली ब्लू टॉर्च तो हासिल नहीं कर ली। सो तो ठीक है, सचिन बोला, लेकिन इसमें भी हमारे सामने एक जबरदस्त समस्या है। वह क्या? इंस्पेक्टर की बीवी इसके लिए तैयार नहीं है। भेड़िया हंसा। वह तैयार हो जाएगी? मैं नहीं समझता। सचिन ने अपना नजरिया स्पष्ट किया। आपकी और हमारी सोच में बुनियादी अंतर यही है, भेड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। आप चाहते हैं कि कोई पॉजिटिव ढंग से आपकी योजना में शरीक हो जाए, और हम नेगेटिव ढंग से भी किसी को अपनी योजना में काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं। क्या मतलब? इंस्पेक्टर की बीवी अपने पति से बहुत प्यार करती है ना? हमारी सोचों से भी कहीं अधिक। उसके लिए वह अपनी जान तक दे सकती है। पति के लिए अपनी जान देना तो पति से बेहद प्यार करने वाली किसी भी नारी के लिए बहुत आसान है, परंतु किसी स्थिति में उसके पति की जान जा रही हो तब भी क्या वह उसे आसानी से जाने देगी? आसानी से क्या, मुश्किल से भी नहीं जाने देगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। गुड, भेड़िया प्रसन्नता भरे स्वर में बोला। हम भी यही समझते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा मिस्टर भेड़िया। मतलब यह मिस्टर सचिन, अगर हम किसी केस में इंस्पेक्टर को इतना फंसा लें कि उसकी जान पर बनाए, क्या फिर भी उसकी बीवी हमारी किसी बात से इनकार कर सकती है? परंतु यह कैसे हो सकता है? होने की बात छोड़िए, आप सिर्फ यह बताइए कि ऐसी स्थिति आने पर भी क्या वह इनकार कर सकती है? शायद नहीं, सचिन रेनू के विषय में सोचता हुआ बोला, क्योंकि वह अपने पति से पागलपन की हद तक प्यार करती है। अपने पति के लिए उसका पागलपन ही तो हमारी और मदद करेगा। यह किस तरह संभव हो सकता है? अब आप डिटेल से अपनी योजना बताइए। हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से इंस्पेक्टर के खून का प्यासा है। साथ ही उसकी एक तमन्ना यह भी है कि वह इंस्पेक्टर की बीवी की इज्जत लूटे। एकाएक सचिन के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए, जिन्हें छुपाने की वह भरसक चेष्टा करने लगा। हम समझ सकते हैं मिस्टर सचिन, आपको यह बात अच्छी नहीं लगी, भेड़िया बोला। उस इंस्पेक्टर की बीवी ने आपके दिल पर अपनी खूबसूरती का शिकंजा कुछ ज्यादा ही कस दिया है। वह चीज ही ऐसी है, सचिन ने कहा। खैर, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंस्पेक्टर के रहते जग्गा उसकी इज्जत नहीं लूट सकेगा। जग्गा?
उस व्यक्ति का नाम है जग्गा। वह अफीम की तस्करी किया करता था। किसी केस में इंस्पेक्टर सुंदर सिंह ने उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया था। बाद में उसके किसी दुश्मन ने उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया था। अपनी इज्जत लूटने के बाद उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके लिए वह सारा जिम्मेदार इंस्पेक्टर को ही मानता है। अगर हम उसे छूट दे दें तो अगले ही क्षण वह इंस्पेक्टर की जान और उसकी बीवी की इज्जत लूटने पर उतारू हो जाएगा। कुछ रुककर भेड़िया ने कहा, जग्गा हमारी योजना में तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। वह कैसे? हम जग्गा को नकली गोली और रिवॉल्वर देकर उसे अपने दिल की निकालने की छूट दें तो वह सीधा इंस्पेक्टर सुंदर सिंह की कोठी पर पहुंच जाएगा। अपनी जान और बीवी की इज्जत पर बनी देखकर जग्गा इंस्पेक्टर के हाथों मारा जाएगा। इसमें यह जरूरी है कि जग्गा ही मारा जाएगा? सचिन ने शंका जाहिर की। 101% भेड़िया मुस्कुराता हुआ बोला, क्योंकि जग्गा के पास रिवॉल्वर भी और उससे चलने वाली गोलियां भी नकली होंगी, जबकि सुंदर के पास जो रिवॉल्वर होगा वह असली और उससे चलने वाली गोलियां भी जानलेवा। और वैसे भी शायद अभी तुमने इंस्पेक्टर सुंदर सिंह की ताकत और फुर्ती नहीं देखी। बड़े से बड़ा शातिर बदमाश भी उसके नाम से घबराता है। और अगर सुंदर ने उसे मारने के बजाय गिरफ्तार कर लिया तो? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जग्गा को तुम नहीं जानते। सचिन अपने होठों को सोचने वाली मुद्रा में सिकोड़ता हुआ बोला, चलो सुंदर के हाथों जग्गा मारा गया, फिर आगे का काम तुम्हें करना है। क्या? उसकी पत्नी को यह बताकर कि अगर उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो उस हत्या के आरोप में तुम उसके पति को फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकते हो, और यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस योजना को कितनी सफलतापूर्वक अंजाम देते हो। वेरी गुड, सचिन ने प्रशंसनीय स्वर में कहा। मिस्टर सचिन, हमारी इस योजना में कहीं कोई कमी नहीं। आपके विचार से भी अपने पति को फांसी के तख्ते से बचाने के लिए इंस्पेक्टर की बीवी को हमारा काम करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब तक मैंने उसे जितना जाना है उसके मुताबिक तो हो जाना चाहिए। भेड़िया ने एक और स्थिति प्रकट की। अगर इंस्पेक्टर फांसी के तख्ते पर तो चढ़ने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अपनी बीवी को हमारे कहे मुताबिक करने की इजाजत न दे, तब? आपकी बात एक सीमा तक तो सही है, परंतु प्रैक्टिकल में किसी भी तरह संभव नहीं है। सचिन ने अपनी बात का विश्लेषण करते हुए कहा, कोई भी पत्नी अपने पति की इच्छा का उस स्थिति तक तो पूरा आदर करेगी जहां तक उसके कोई बहुत बड़े हित पर आंच ना आ रही हो, परंतु हित भी अपनी मांग के सिंदूर तक सिमट कर आ जाए तो फिर वह उसकी इच्छा या इजाजत की भी परवाह नहीं करेगी। जिसके लिए वह अपनी मांग में सिंदूर भरा करती है, उसे बचाने के लिए वह सारे संसार से टकरा सकती है, यहाँ तक कि खुद अपने आप से और पति से भी। बस हम इसी पॉइंट पर संतुष्ट होना चाहते थे मिस्टर सचिन, भेड़िया प्रसन्नता भरे स्वर में बोला। अब आप एक बार फिर इस योजना पर विचार कर लें कि कोई कमी तो नहीं रह गई। कुछ देर सोचते रहने के बाद सचिन बोला, नहीं। गुड, इस योजना पर काम कब करना है? मुझे ब्लू टार्च हासिल करने की बहुत जल्दी है। आज की रात ठीक रहेगी? मुझे कोई ऐतराज नहीं, सचिन ने कहा। उसी रात खिड़की से किसी के उतरने की आहट सुनकर रेनू चौंक उठी। कौन है? वह चीखी। प्रत्युत्तर में किसी की आवाज नहीं आई, केवल एक सरसराहट गूंजती रही कमरे में। क्या बात है रेनू? उसके चीखने पर सुंदर की आंखें खुल गईं। हमारे कमरे में कोई है, रेनू कांपती हुई सी आवाज में बोली। शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है। आंखें मलते हुए सुंदर ने बेड स्विच ऑन कर दिया। बल्ब की रोशनी होते ही रेनू के मुंह से चीख निकल पड़ी। एक बहुत ही भयानक चेहरे वाला इंसान उनके सामने रिवॉल्वर लिए खड़ा था। जग्गा, तो तुम? उसे देखकर सुंदर के मुंह से निकला, पहचान लिया मुझे हरामजादे? भेड़िए जैसी गुर्राहट निकली जग्गा के मुंह से। ये यहाँ क्यों आए हो? जग्गा की भयानक आंखें ऊपर को चढ़ी। कुत्ते, इतनी जल्दी भूल गया तू? सुंदर का दिमाग साए साए करके घूमने लगा। रेनू तो मारे डर के कांप रही थी। अब तू चाहता क्या है जग्गा? तेरी मौत और उसके बाद तेरी इस खूबसूरत बीवी का जिस्म। जग्गा!
उसकी बात पूरी होने से पहले ही सुंदर पूरी ताकत से चीखता हुआ उसकी तरफ झपटा। न न न इंस्पेक्टर, मेरे नजदीक मत आना, वरना तुझसे पहले तेरी बीवी को गोली मार दूंगा। अपने रिवॉल्वर का रुख रेनू की तरफ करता हुआ जग्गा बोला। वैसे इसमें थोड़ा सा नुकसान मुझे भी हो जाएगा, वह यह कि मैं इस जालिम के खूबसूरत जिस्म का स्वाद न चख सकूंगा। सुंदर जहां का तहां रुक गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जग्गा, सुंदर दांत पीसता हुआ बोला। कब? भयानक हंसी के साथ जग्गा बोला। मरने के बाद? रेनू का सारा शरीर कांप रहा था। उधर सुंदर अपने आप को बहुत विवश सा महसूस कर रहा था, क्योंकि वह बेड पर बैठा हुआ था और जग्गा उसके ठीक सामने रेनू की तरफ रिवॉल्वर ताने खड़ा था। दोनों की पोजीशन में जमीन आसमान का अंतर था। सुंदर को डर यह था कि अगर उसने जग्गा की तरफ डाई लगाई तो हड़बड़ाहट में उसके रिवॉल्वर से गोली चलकर रेनू को लग सकती है। यही कारण था जिसकी वजह से वह अभी तक कुछ नहीं कर पाया था। उसके पास इतना भी मौका नहीं था कि तकिए के नीचे से अपनी लोडेड रिवॉल्वर निकाल सके। जिस समय जग्गा का ध्यान जरा सा भी चूके, ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था वह। याद कर इंस्पेक्टर, मैंने तुझसे उसी दिन कहा था कि जग्गा की दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी, लेकिन तुझ पर उस समय अपनी दरोगाई का भूत सवार था। तूने मेरी उस चेतावनी को कोरी धमकी समझा और तूने मुझे 2 साल के लिए अंदर करा दिया। तूने यह सोचा होगा कि जब 2 साल बाद मैं बाहर निकलूंगा तो तुझे भूल चुका होऊंगा। मैं तुझे हर क्षण याद करता रहा कुत्ते, और जिस दिन मुझे जेल में ही यह मालूम हुआ कि किसी कुत्ते ने मेरी बीवी की इज्जत लूट ली और उसने आत्महत्या कर ली, उसी दिन अपने दिल की डायरी में तेरी मौत के साथ साथ तेरी बीवी की इज्जत भी लूटने की बात लिख ली थी हरामजादे। अचानक सुंदर उसके पीछे की तरफ देखकर बहुत जोर से चीखा। नहीं, इसको जान से नहीं मारना है। बहुत पुरानी लेकिन सफल चाल चल दी सुंदर ने। पूरी तरह धोखा खा गया जग्गा। पीछे की तरफ जैसे ही पलटा वहां और अपने पीछे किसी को न पाकर जब तक वह यह समझ पाता कि यह सुंदर की चाल थी, तब तक सुंदर के सिर की एक भरपूर टक्कर उसके चेहरे पर पड़ी। एक चीख के साथ वह सामने वाली दीवार से जा टकराया। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गया। सुंदर अब उसे कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने एक बार फिर उस पर छलांग लगा दी, परंतु यह उसकी भूल साबित हुई। उसको अपनी तरफ छलांग लगाता देखकर जग्गा ने अपना स्थान छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप सुंदर दीवार से टकराया। तभी जग्गा ने अपनी मजबूत बाहें उसकी गर्दन में फंसा दी। सुंदर को लगा जैसे उसकी गर्दन किसी फौलादी शिकंजे में कस गई हो। वह लाख कोशिश करने के बावजूद उसकी गिरफ्त से नहीं निकल सका। उसका दम सा घुटने लगा, चेहरा लाल सुर्ख हो गया, आंखें फटने लगी। सुंदर को पहली बार जग्गा की जिस्मानी ताकत का एहसास हुआ। उसे लगा कि अगर उसने जल्दी ही कुछ ना किया तो जग्गा उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह विचार आते ही उसने शरीर का संपूर्ण भार जग्गा के हाथों पर छोड़कर अपनी पूरी ताकत के साथ टांगों को उछालकर उसकी गर्दन में कैंची फंसा दी। सुंदर की इस अप्रत्याशित हरकत से जग्गा बौखलाया। एक क्षण के लिए उसकी पकड़ सुंदर की गर्दन पर हल्की पड़ी। अपने आप को आजाद करने का सुंदर के लिए पर्याप्त अवसर था, जिसका उसने पूरा फायदा उठाया। अब वह जग्गा के ठीक सामने खड़ा था। जग्गा के चंगुल से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा कुत्ते, कहता हुआ जग्गा उस पर भयानक अंदाज में झपटा। सुंदर ने झुकाई देकर बचना चाहा, परंतु बचते बचते भी जग्गा की लंबी टांग उसके पेट पर पड़ी। वह बुरी तरह बिलबिलाकर फर्श पर जा गिरा। आंखें बंद हो गई थी उसकी। उठ हरामजादे, जग्गा उसके चेहरे पर लाज जमाता हुआ बोला। अब मुकाबला कर जग्गा का। लेकिन सुंदर उठ न सका, बेहोश हो गया साला। सुंदर के शरीर में ठोकर मारकर जग्गा ने कामुक नजरों से रेनू की तरफ देखा। बोला, अब तुझे बाद में देखूंगा बेटे, पहले जरा तेरी बीवी से निपट लूं। अपने होठों पर जीभ फेरता हुआ जग्गा रेनू की तरफ बढ़ा। सहमे हुए अंदाज में रेनू पीछे हटती हुई चीखी, नहीं, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता मेरी जान, कहता हुआ जग्गा रेनू पर झपट पड़ा। रेनू उससे बचने की कोशिश करती हुई एक बार फिर चीखी। उधर सुंदर ने धीरे से अपनी आंखें खोली।
जग्गा की पीठ उसके सामने थी। तभी रेनू की चीख उसके कानों में पड़ी। वह तेजी से नीचे ही नीचे रेंगता हुआ बेड के सिरहाने तक पहुंचा। तकिए के नीचे से अपनी रिवॉल्वर निकालकर एकदम खड़ा हो गया। रेनू को छोड़ दे कुत्ते, सुंदर पूरी ताकत से चीखा। मौत तेरे सर पर नाच रही है। रेनू को छोड़कर जग्गा पलटा। उसने देखा उसके पीछे रिवॉल्वर लिए सुंदर खड़ा है। उसकी आंखों में खून सा तैर रहा था। अब मैं तुझे मारने में एक क्षण की भी देर नहीं करूंगा हरामजादे, कहने के साथ ही सुंदर ने ट्रिगर दबा दिया। धाए धाए धाए, एक साथ 3 गोलियां जग्गा के सीने में समा गईं। ठीक से चीख भी नहीं सका। वहीं बेड पर ढेर हो गया। खट खट खट, दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने दोनों के दिलों को बुरी तरह कंपा दिया। सर्दी होने के बावजूद माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगीं। सुंदर ने एक बार रिवॉल्वर को देखा और एक बार जग्गा की लाश को। रेनू को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल हलक के रास्ते बाहर आ जाना चाहता हो। जग्गा की लाश उससे मात्र चंद इंचों के फासले पर पड़ी थी। लोगों की हत्याओं के किस्से उसने अनेक बार सुने और पढ़े थे, परंतु सचमुच हत्या होते हुए उसने पहली बार देखी थी, वह भी अपने पति के हाथों से। इस ख्याल मात्र से ही उसका दिल बैठा जा रहा था। खट खट खट, दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। कौन है? उसने डूबे से स्वर में पूछा। क्या बात हो गई सुंदर? सचिन की आवाज। दरवाजा खोल। सचिन की आवाज सुनकर सुंदर की जान में जान आई। रेनू की तरफ देखता बोला, अपना सचिन है। रेनू ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा निचोड़े हुए कपड़े की मानंद नजर आ रहा था। सुंदर ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर सचिन चौंक कर बोला, गोली तूने चलाई थी? हाँ, सुंदर जग्गा की लाश की तरफ इशारा करता हुआ बोला। यह गुंडा मुझे मारकर रेनू की इज्जत लूटना चाहता था। तूने इसको जान से मार दिया? और क्या करता? इसके अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था, वरना यह अपने नापाक मकसद में कामयाब हो जाता। यह तूने बहुत अच्छा किया सुंदर। अब मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। अचानक सचिन का लहजा बदल गया। उसने जेब से रुमाल निकालकर अपनी हथेली पर फैला लिया। लाओ, यह रिवॉल्वर मुझे दे दो। सचिन, क्या हो गया है तुझे? एकाएक उसका बदला हुआ रूप देखकर सुंदर बुरी तरह चौंका। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, तूने एक हत्या जरूर कर दी है। सचिन, देर मत करो सुंदर, रिवॉल्वर मुझे दे दो। तुम क्या करोगे इसका? सचिन धूर्तता पूर्वक मुस्कुराया। अगर तुम्हारी बीवी ने मेरी बात मानी तो काम हो जाने के बाद तुम्हें वापस कर दूंगा, और अगर नहीं मानी तो कुछ देर बाद यह रिवॉल्वर और जग्गा की लाश एसएसपी साहब के सामने होगी। सचिन, मजाक मत कर यार। मैं अचानक इस मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे इस वक्त तेरी मदद की जरूरत है। सुंदर गिड़गिड़ाया। मैंने भी तो तुझसे और तेरी बीवी से एक मदद मांगी थी सुंदर, सचिन गुर्राया, जिसमें तुम दोनों ने मिलकर मुझे जलील किया। भगवान ने बहुत जल्दी मुझे तुमसे बदला चुकाने का मौका दिया है। अब तुम पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुके हो। देखता हूँ कैसे अब तुम दोनों मेरे किसी काम को मना करते हो। सुंदर का चेहरा तमतमा उठा। साले गद्दार, दोस्ती की यही कीमत चुकाई है तूने? कुछ भी कहे, लेकिन रिवॉल्वर मेरे हवाले कर दे, और अगर ना करूं तो? कोई विशेष बात नहीं। जेब से रिवॉल्वर निकालकर सचिन रेनू की कनपटी से सटाता हुआ बोला, वे वजह तुम अपनी बीवी को मरवा डालोगे? मुझे मर जाने दीजिए। आप यह रिवॉल्वर लेकर यहाँ से भाग जाइए। रेनू चीखी। कुछ भी कहो भाभी जान, तुम्हें मरने के लिए छोड़कर नहीं भाग सकता सुंदर। तुमसे जरूरत से ज्यादा प्यार करता है मेरा यार। रेनू की कनपटी से सटे रिवॉल्वर को देखकर सुंदर कसमसाकर रह गया। सुंदर, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी गलतफहमी हो कि तुम इस समय रेनू को मेरे चंगुल से बचा सकते हो, तो मैं यही कहूंगा कि ये तुम्हारी गलतफहमी साबित होगी, और उस गलतफहमी में तुम्हारी बीवी की जान जाना तो निश्चित समझना। मिलिट्री में अपने दुश्मन के लिए माफी का कोई खाता नहीं होता। सुंदर एकटक उसे देखता रहा। क्या सोचने लगे सुंदर? सोच रहा हूँ
कि ऐसा काम तुम देश हित में तो कर नहीं सकते। देश हित किस चिड़िया का नाम है मुझे नहीं मालूम, सचिन अजीब से अंदाज में बोला। मैं तो सिर्फ अपने हित के विषय में जानता हूँ और यह सीख मैंने तुमसे ही पाई है। क्यों, गलत तो नहीं कहा मैंने? सुंदर कुछ सोचकर बोला, तुम चाहते क्या हो? पहले अपने हाथ में पकड़ा रिवॉल्वर मुझे दे दो। तुम क्या करोगे इसका? यह बाद में बताऊंगा। रेनू की तरफ देखते हुए सुंदर ने अपना रिवॉल्वर सचिन के रुमाल वाले हाथ पर रख दिया। उसने बहुत सावधानी पूर्वक रुमाल में लपेटकर रिवॉल्वर अपनी जेब में रख लिया। अब रेनू को छोड़ दो। सचिन ने रेनू की कनपटी से रिवॉल्वर हटा लिया। रेनू तुरंत बेड पर बैठ गई। सुंदर ने राहत की सांस ली। देखो सुंदर, तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरी जेब में बंद है। अगर रेनू ने मेरी बात मान ली तो काम हो जाने के बाद तेरी मौत का वारंट मैं तुझे वापस कर दूंगा। साथ में यह भी सुन लो कि अगर इसने इनकार किया तो भारतीय दंड विधान की दफा 302 के तहत तुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचाने का वादा मैं करता हूं। नहीं, रेनू चीखी। डरो मत रेनू, मुझे जरा इस कुत्ते से बात कर लेने दो। धूर्तता से भरी हंसी हंसा सचिन। बोला, अपने दोस्त को गाली दे रहे हो? तुझे कुत्ता कहकर तो मैंने उस वफादार जानवर का अपमान किया है, गाली तो उसको लगी है। बको मत, सचिन गुर्राया। सच कड़वा लगा ना? मैं अब तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा? मेरे बताए तरीके से तुम्हारी बीवी उनकी विधवा बहू बनकर दीवान साहब के बंगले में जाएगी और ब्लू टार्च हासिल करने में मेरी मदद करेगी। रेनू वहां हरगिज नहीं जाएगी कमीने। उसके बदले में तुम फांसी के तख्ते पर जाओगे। तुम मेरी उंगलियों के निशान वाला रिवॉल्वर लेकर यह समझ रहे हो कि तुम मुझे फांसी करा सकते हो, मगर यह भूल रहे हो कि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और हर रोज न जाने कितने लोगों को ऐसे केसों में फंसाता हूँ और कितनों को साफ निकालता हूँ। तुम जिन लोगों को ऐसे केसों में फंसाते हो वे बेचारे सीधे साधे साधारण लोग होते हैं, जिन्हें कानून की ABCD मालूम नहीं होती, और जिन्हें तुम निकालते हो वे छोटे मोटे बदमाश होते हैं। सचिन अपनी बात जमाता हुआ बोला, लेकिन मेरा फंसाया हुआ आदमी मकड़ी के जाल में फंसे कीड़े के समान छटपटा तो सकता है, परंतु उसमें से निकलने की कोशिश करेगा तो उतना ही और अधिक फंसता चला जाएगा। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं सुंदर कि जग्गा को तुमने खुद नहीं, मेरी प्लानिंग के अनुसार मारा है। क्या? सुंदर बुरी तरह चौंका। हाँ, जग्गा को मैंने ही तुम्हारे हाथों से मरवाने के लिए भेजा था। यह तुमसे बदला लेने के लिए पागलों की तरह घूम रहा था, परंतु इसको मौका नहीं मिल रहा था। मैं आज सारे दिन जो गायब रहा था, उस दौरान मैंने इसको ढूंढकर अपनी प्लानिंग समझाई। इसके पास जो रिवॉल्वर थी वह भी नकली थी और उसमें भरी हुई गोलियां भी नकली थी, क्योंकि मुझे दोस्ती का हक अदा करते हुए इससे तुम्हें नहीं बल्कि तुमसे इसे मरवाना था। दोस्ती का नाम अपनी जुबान पर मत ला कमीने, सुंदर दांत पीसता हुआ बोला। नहीं लूंगा यार, सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा। बस जरा भाभी जान। सुंदर एक बार फिर चीखा। मैं तुझसे कह चुका हूँ कि रेनू यह काम नहीं करेगी। मुझे पूरा यकीन है कि भाभी जान हमेशा के लिए विधवा होना नहीं चाहेंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घड़ी देखता हुआ सचिन बोला, अब से ठीक 2 मिनट बाद यहाँ फोन आने वाला है। उसे सुनने के बाद तुम समझ सकते हो कि मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ। एकाएक मौत का सन्नाटा छा गया कमरे में। टिक टिक करके सुई आगे खिसकती रही। रेनू के दिल की धड़कन हर क्षण तेज होती चली गई। ठीक 2 मिनट बाद जिस क्षण फोन की घंटी बजी, रेनू तो अपने स्थान से उछल ही पड़ी। सचिन मुस्कुराया, सुंदर की तरफ देखता हुआ बोला, फोन अटेंड करो सुंदर। सुंदर ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। कान से लगाने के साथ ही न जाने उधर से क्या कहा गया कि उसका चेहरा पीला पड़ता चला गया। जुबान से कोई शब्द न निकला। माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी। आंखें फैलती चली गईं। एकाएक उसने रिसीवर को इस तरह पटका जैसे उसमें अचानक कांटे निकल आए हों। व्यंग भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए सचिन ने पूछा, क्या हुआ सुंदर?
मैं मानता हूँ कि तुमने मुझे अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया है। सुंदर अपनी सांसों को संयत करता हुआ बोला, लेकिन अगर तुम यह समझ रहे हो कि फांसी के फंदे से बचने के लिए मैं अपनी रेनू से तुम्हारी इच्छा अनुसार काम करवाऊंगा, तो यह तुम्हारी प्लानिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक है। यह फैसला करते वक्त तुम्हें अपनी जीवन साथी से भी सलाह मशवरा कर लेना चाहिए सुंदर, कि वह भी तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटका देख सकेगी या नहीं। अभी सुंदर कुछ कहने ही जा रहा था कि अचानक रेणु चीखी, नहीं। देखा तुमने सुंदर? उसकी आंखों में झांकता हुआ सचिन बोला, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे इस एक तरफा फैसले से सहमत नहीं है। पागल मत बनो रेणु। मेरे समझाने के बावजूद जहरीले नाग को दूध पिलाने की गलती तो आपने ही की है। अब उस गलती की सजा तो हम दोनों को भुगतनी ही पड़ेगी। रेणु उसके नजदीक आ गई। अपनी गलती की सजा मैं तुम्हें नहीं भुगतने दूंगा। अब यह सजा तो हमें हर स्थिति में भुगतनी ही होगी। नहीं रेणु, नहीं। सुंदर भड़का, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें दीवान की विधवा बहू बनकर वहां नहीं जाने दूंगा। रेणु की आंखें दो झील सी नजर आने लगीं। सुंदर के चेहरे के ठीक सामने अपनी दोनों झीलों में हलचल करती हुई वह टूटे हुए स्वर में बोली, क्या आप यह समझते हैं कि खुद को फांसी? हाय, अपनी जुबान से मैं क्या कह रही हूँ? कमबख्त मेरी जुबान जल जाए। रेणु, सुंदर कराहा, आपने अपने लिए जो फैसला लिया है, क्या उसके बाद की स्थिति पर विचार करके आप कह सकेंगे कि उसमें आपकी रेणु को कोई सजा नहीं मिली? रेणु तड़प कर बोली, किसी नारी के लिए उसके तमाम जीवन में इससे बड़ी सजा भी दूसरी हो सकती है क्या? मैं क्या करूं रेणु? सुंदर रो पड़ा। तुम्हें वह सजा भी तो नहीं दे सकता मैं जो यह चाहता है। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। दोनों में से एक को तो हमें चुनना ही पड़ेगा। रेणु के होठों पर हार जाने वाली मुस्कुराहट आ गई। बस देखना यह है कि दोनों में से कम नुकसान किसमें है। उफ रेणु, सुंदर के होठों से दर्द भरी टीस उभरी। मैंने तुम्हें कहाँ ले जाकर मारा है? आप यह झूठा इल्जाम अपने ऊपर क्यों लेते हैं? भाग्य के लिखे में आज तक कोई हेर फेर कर सका है क्या जो हम कर देते? लगता है सुंदर कि तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारी बीवी है। काफी देर बाद सचिन बोला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। सुंदर उस पर झपटा। नहीं सुंदर बेटे, ऐसी गलती मत कर बैठना। सचिन थोड़ा पीछे हटता हुआ बोला, वरना तुम्हारी बीवी को समय से पहले ही सफेद धोती पहननी पड़ जाएगी। फोन सुनकर तुम्हें पता चल ही गया है कि मेरे और भी साथी हैं, जिसमें एक साथी का सिर्फ यही काम है कि वह इस कमरे पर नजर रखे। सुंदर हिल तक नहीं सका। मैं तुम्हारे काम के लिए तैयार हूँ सचिन, अचानक रेणु ने घोषणा की। वेरी गुड, सचिन का प्रसन्नता भरा स्वर। रेणु की तरफ पलटकर सुंदर चीखा, यह क्या कह रही हो तुम? जो परिस्थितियां और किस्मत चाह रही है। नहीं पगली, नहीं। उसका चेहरा अपनी दोनों हथेलियों के बीच लेकर उसकी आंखों में झांकता हुआ सुंदर बोला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। भावावेश में रेणु ने उसके हाथों पर अपने हाथ कस दिए। रुआंसी होकर बोली, प्रतिरोध से कुछ नहीं होगा, हमें हथियार डाल देने चाहिए। तुमने तो कह दिया रेणु, लेकिन मैं कैसे डाल दूं हथियार? सुंदर फफक पड़ा। अपने ही सामने अपनी गुड़िया को ब्लैकमेल होते देखता रहूं? और इसमें हो भी क्या सकता है? रेणु ने बड़ी मासूमियत से कहा। उसका यह मासूम सवाल सीधा सुंदर के कलेजे में किसी तीर की मानंद टकराया। उसका चेहरा छोड़कर वह तुरंत पीछे पलट गया। अपने होठों को चबाता हुआ बोला, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताती हूँ। क्या? सुंदर ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। हमें कम नुकसान वाली बात चुन लेनी चाहिए। मतलब यह कि हमें सचिन का ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए, जिसमें वह मुझे दीवान साहब की रेणु, तुम उसकी विधवा बहू? मैंने अभी तो कहा है कि हमें कम नुकसान वाली बात। एक क्षण रुककर रेणु सुंदर की तरफ देखती हुई बोली, कुछ दिन नाटक के तौर पर कफन डाल लेना उससे बहुत कम कष्टप्रद होगा, जो तमाम उम्र के लिए मेरे जीते जी इस शरीर पर डाला जाएगा। उस वक्त
एक जिंदा लाश ही तो बनकर रह जाएगी आपकी यह नन्ही सी गुड़िया, जो न मर सकेगी और न जिंदा रह सकेगी। बोलिए, कौन सी स्थिति में रखना चाहते हैं आप अपनी रेनू को? गुम सा नजर आने लगा सुंदर। लगा मानो उसे किसी की आवाज ही सुनाई न दे रही हो। तो दोस्तों, वेद प्रकाश शर्मा जी के उपन्यास भगवान नंबर 2 का पहला एपिसोड यहीं विराम लेता है। इसके पश्चात शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी इसी उपन्यास के दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।